अल्कोहल में डायरेक्टली रिएक्शन नहीं हो सकता। अगर तुम लोग SN1 रिएक्शन याद हो तो SN1 रिएक्शन में या SN2 रिएक्शन में एक छोटा सा पॉइंट लिखे थे, द फॉलोइंग ग्रुप्स या द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट गिव SN1 रिएक्शन, द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट गिव SN2 रिएक्शन। उस केस में अगर लिविंग ग्रुप पुअर हुआ तो उस केस में रिएक्शन नहीं होता था। और पुअर लिविंग ग्रुप के एग्जांपल्स में OH माइनस का एग्जांपल था, NH2 माइनस का एग्जांपल था, RO माइनस का एग्जांपल था। तो अगर हम लोगों के पास अल्कोहल एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब OH माइनस लिविंग ग्रुप होगा। बट क्योंकि OH माइनस पुअर लिविंग ग्रुप है तो यह हटना नहीं चाहेगा। अगर हटना नहीं चाहेगा तो रिएक्शन भी नहीं हो सकता है। ये छोटा सा पॉइंट ध्यान रखने लायक है। ये अल्कोहल वाले पार्ट में हम लोगों का OH माइनस लिविंग ग्रुप निकल के आएगा जो कि पुअर लिविंग ग्रुप है। और अगर पुअर लिविंग ग्रुप है इसका मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेगा या फिर रिएक्शन से एलिमिनेट नहीं होना चाहेगा। एटलीस्ट OH माइनस के फॉर्म में तो एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अल्कोहल पे रिएक्शंस मुश्किल होगा, नहीं करा सकते रिएक्शन हम लोग डायरेक्टली। तो अगर हम लोग OH माइनस को रिमूव नहीं कर सकते तो कुछ तो करना पड़ेगा ताकि हम लोग रिएक्शंस प्रोसीड करा पाए। तो अगर हम लोग एक छोटा सा काम करें, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बस दे रहे हैं। मान लो अल्कोहल वाले पार्ट में हम लोग H प्लस का एडिशन कर दें, एसिडिफिकेशन बोल दो या प्रोटोनेशन बोल दो, जो कुछ भी बोलना है बोल दो। तो उस केस में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, आराम से H प्लस के साथ कंबाइन करेगा, ROH2 प्लस का फॉर्मेशन होगा। अगर हम लोगों का ROH2 प्लस का फॉर्मेशन हुआ तो इसके बाद अगर हम लोग यहाँ से लिविंग ग्रुप हटाते हैं तो OH माइनस की जगह पे H2 निकल के आएगा। H2 न्यूट्रल कंपाउंड है, वीक बेस है, मतलब है तो न्यूट्रल कंपाउंड हम लोग के पार्ट में, बट बेसिक स्ट्रेंथ काफी कम है इसका। अगर वीक बेस है इसका मतलब अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगर अच्छा लिविंग ग्रुप है तो इसको हटाया जा सकता है। मतलब बेसिकली अगर अल्कोहल वाले पार्ट पे रिएक्शन कंसिडर करना है तो हम लोग अल्कोहल का प्रोटोनेशन करा के उसके OH माइनस वाले लिविंग ग्रुप को H2O में कन्वर्ट करके आराम से हम लोग आगे रिएक्शन में प्रोसीड करा सकते हैं। ये तो एक तरीका है कि हम लोग अल्कोहल वाले पार्ट के ऊपर रिएक्शन कराने के लिए कुछ एडिशनल फैक्टर लेकर के आ गए, मतलब H प्लस का एडिशन कर दिया, प्रोटोनेशन कराया, हम लोग का लिविंग ग्रुप ही चेंज हो गया, OH माइनस की जगह लिविंग ग्रुप H2O हो गया, तब हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस तरह का और भी सिनेरियो एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल और देते हैं। ROH ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा, अगर इसका रिएक्शन हम लोग असाइल क्लोराइड के साथ या एसिटाइल क्लोराइड के साथ, अगर एसिटाइल बोलना है तो CH3 रखना पड़ेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, असाइल क्लोराइड सॉरी एसिटाइल क्लोराइड आराम से वर्ड यूज कर सकते हैं। कॉमन नेम है, याद रखना थोड़ा। इस पूरे पार्ट में एक शॉर्टकट अभी बस बता रहा है, एक तरफ से H हट गया, एक तरफ से Cl हट गया, तो ओवरऑल अगर यहाँ से Cl रिमूव हुआ मतलब प्रोडक्ट में R के साथ ऑक्सीजन, उसके साथ C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पूरे पार्ट में ये जो पूरा कंपाउंड बना, इसमें हम लोग के पास लिविंग ग्रुप है एसिटेट आयन CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। ये एसिटेट आयन वाला पार्ट हम लोग का लिविंग ग्रुप है। एसिटेट आयन अच्छा लिविंग ग्रुप है क्योंकि तुम लोग को मालूम होगा कोई भी एसिड का कंजुगेट बेस वीक नेचर का होता है। तो यहाँ पे चलो वीक तो बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि हम लोग का एसिड वाला पार्ट वीक एसिड नेचर का हम लोग बोलते हैं। बस इतना मालूम है कि पीएच वाला पार्ट 3 से 4 के रेंज में है। तो अगर पीएच 3 से 4 के रेंज में है इसका मतलब हम लोग का कंजुगेट बेस ठीक ठीक स्टेबिलिटी रख रहा है। साथ ही साथ ऐसा भी बोल सकते हैं ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में भी है। तो इसमें भी नेगेटिव चार्ज थोड़ा स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो गुड लिविंग ग्रुप के जैसा, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप तो नहीं है लेकिन एक डिसेंट लिविंग ग्रुप के जैसा बिहेव कर सकता है। तो इसको भी हम लोग हटा सकते हैं। मतलब अल्कोहल को हम लोग इस ईस्टर वाले ग्रुप में कन्वर्ट करके वहां से रिएक्शन आगे प्रोसीड करा सकते हैं। तो बेसिकली अल्कोहल पे रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं है, बट हम लोग अलग अलग तरीके से अल्कोहल वाले पार्ट पे रिएक्शन करा सकते हैं। सबसे पहला रिएक्शन तो ऐसा मेंशन कर देते हैं, जैसे अगर हम लोग के पास एक अल्कोहल ग्रुप दे रखा तो सबसे पहला रिएक्शन तो यहीं पे पॉसिबल है कि हम लोग का जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर एसिडिक हाइड्रोजन हुआ तो आराम से एसिड बेस रिएक्शन करा सकते हैं। अभी तुम्हारी मर्जी है, तुमको जैसे कराना है कराओ। एसिड बेस रिएक्शन कराना है तो एसिड बेस रिएक्शन कराओ, या फिर अगर इसका हम लोग किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, स्पेशली जो हमारे रिएक्टिव मेटल्स है, सोडियम मेटल हो गया, तो आराम से रिएक्शन होने पे H वाला पार्ट H2 के फॉर्म में बाहर निकलेगा और एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा।
इनफैक्ट ये चीज ध्यान रखना, अगर एसिडिक हाइड्रोजन है थोड़ा भी, तो फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, आज भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन तो रटा होना चाहिए, वो मालूम है तुम लोगों को। बट इसके अलावा एक छोटा सा पार्ट याद रखना, इस चीज को हम लोग सोडियम मेटल टेस्ट बोलते हैं, Na मेटल टेस्ट या सोडियम मेटल टेस्ट, जो लेना है ले लो। अगर हम लोगों के पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इफ एनी एक्टिव हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, और एक्टिव हाइड्रोजन वाले पार्ट का मतलब हो गया वैसे H जिसको हम लोग H प्लस के फॉर्म में किसी तरीके से सेपरेट आउट कर पाए। इफ एनी एक्टिव हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, देन इट विल बी लिबरेटेड एज H2। ये 10th क्लास में रिएक्शन पढ़ा था तुम लोगों ने, अगर तुम लोग को याद हो तो। अल्कोहल वाले पार्ट का रिएक्शन अगर हम लोग सोडियम मेटल के साथ कराएंगे तो RONA का फॉर्मेशन होगा और उसके साथ साथ H2 गैस लिबरेट होगा। शायद ऐसा कहीं पे देखा भी था, एक एक्सपेरिमेंट होता है, वो एग्जैक्टली ध्यान नहीं है वो एक्सपेरिमेंट, बट एक एक्सपेरिमेंट इस टाइप का होता है कि हम लोगों का एक क्या बोलते हैं, कहीं पे बर्नर में रिएक्शन हो रहा है, और रिएक्शन होने के बाद हम लोग वहां से एक वाटर वाले टैंक में या वाटर वाले किसी बीकर में हम लोग उस गैस वाले पार्ट को एलिमिनेट करा रहे हैं, और जहां से वो गैस बाहर निकल रहा है बबल्स के फॉर्म में, वहां पे अगर हम लोग एक कैंडल लेकर के आते हैं तो पॉप ऑफ साउंड के साथ हम लोगों का वो बर्निंग होता है, मतलब ऐसा बुलबुला फूटने वाला टाइप का साउंड निकल के आता है। तो बेसिकली अगर हम लोग किसी भी अल्कोहल वाले ग्रुप का रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराएं, स्पेशली कोई रिएक्टिव मेटल के साथ, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तब उस केस में H प्लस वाला पार्ट H2 के फॉर्म में लिबरेट होगा, पहला चीज, और दूसरा हम लोग का एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। इस चीज को ध्यान रखना सोडियम मेटल टेस्ट के जैसा, स्पेशली जो हम लोग का फाइनल एग्जाम होगा नीट का या फिर जेई मेंस का, जेई एडवांस का, उसमें इस तरह का सवाल होता है, एन अननोन कंपाउंड गिव्स पॉजिटिव सोडियम मेटल टेस्ट। तो जैसे ही अगर बोल दिया गया पॉजिटिव सोडियम मेटल टेस्ट, इसका मतलब हम लोग वैसे कंपाउंड की बात कर रहे हैं जहां एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए। एक्टिव हाइड्रोजन होने का मतलब हाइड्रोजन वाला पार्ट ऑक्सीजन से अटैच्ड हो, हेलोजन से अटैच्ड हो, नाइट्रोजन से अटैच्ड हो, ये नॉर्मल केसेस में। सल्फर भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। कार्बन नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग का ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है, मतलब हम लोग का अल्काइन बेसिकली दे रखा, तो अल्काइन से अटैच जो हाइड्रोजन होगा वो हम लोग का एसिडिक हाइड्रोजन के जैसा बिहेव करता है, ये भी कंसिडर किया जा सकता है। तो ऑक्सीजन, हेलोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सारे एलिमेंट्स के अलावा अगर टर्मिनल अल्काइन है तो वहां का H भी हम लोग का एक्टिव हाइड्रोजन रहेगा। उन सब केसेस में हम लोग आराम से रिएक्शन करा सकते हैं। बट जैसे मान लो ईथर है, तो ईथर वाले पार्ट में कहीं पे भी हम लोगों के पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये नेगेटिव Na मेटल टेस्ट देगा, ये वर्ड हम लोग आराम से एसोसिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। एल्कोहल एंड ईथर फंक्शनल ग्रुप है, ईथर नेगेटिव सोडियम मेटल टेस्ट देता है, अल्कोहल वाला पार्ट पॉजिटिव सोडियम मेटल टेस्ट देता है। तो बहुत ही बेसिक सा चीज है जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। 1 मिनट, थोड़ा कोई आया है पता नहीं। हाँ चलो, तो इस केस में थोड़ा ध्यान रखना, अल्कोहल एंड ईथर वाला जो पार्ट है तो दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप, बट फंक्शनल ग्रुप होने के बाद भी हम लोगों का अल्कोहल वाला पार्ट पॉजिटिव सोडियम मेटल टेस्ट देता है, बट ईथर वाला पार्ट नेगेटिव सोडियम मेटल टेस्ट देगा। हमेशा मोस्टली जो भी सवाल आया है इसी फॉर्मेट में रहेगा। एक अननोन कंपाउंड है जिसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है,
नेगेटिव सोडियम मेटल टेस्ट दे रहा है, उसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। जो हम लोग के अल्कोहल का टेस्ट तो नहीं बोलेंगे, ये जनरल टेस्ट है, बट अल्कोहल में दे रखा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी दे रखा होता है, बेसिकली मालूम होना चाहिए। इसके बाद फिर हम लोगों का सेकेंड जो केस है, जो हम लोग रिएक्शन वाले पार्ट में अल्कोहल के OH ग्रुप के साथ कंसिडरेशन लेके चलते हैं, मतलब H की जगह पूरा OH ग्रुप कंबाइंड फॉर्म में रिमूव हो रहा हो। तो ऐसा मल्टीपल केस हो सकता है, उसमें से एक दो केसेस हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि हम लोग प्रोटोनेशन करा दें, एक पॉसिबिलिटी, और उसके बाद फिर हम लोग फर्दर रिएक्शन कराए। तो ये पॉइंट तो खैर ध्यान रखने का है। OH माइनस वेरी पुअर लिविंग ग्रुप है, therefore direct reaction is not possible। अब अगर डायरेक्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है तो हम लोग कर क्या सकते हैं, तो उसमें 3-4 पॉसिबिलिटी है। हम लोग उन्हीं पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करेंगे। एक तो हम लोग प्रोटोनेशन करा के काम कर सकते हैं, दूसरा एसिटाइलेशन करा के काम कर सकते हैं। तुम लोग को एक अच्छा लिविंग ग्रुप का नाम बताया था, OTS, टोसाइलेट। हम लोग टोसाइलेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हम लोग सीधा उसको हेलोजन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये 3-4 कुछ मेथड्स हैं जो हम लोग ध्यान रखेंगे, और उसके हिसाब से हम लोग आगे आराम से प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम लोगों का सबसे पहला जो अपने काम का चीज है, वो तो हम लोग का प्रोटोनेशन वाला पार्ट हो गया। जब हम लोग प्रोटोनेशन कराएंगे तब भी उस केस में हम लोग के पास दो ऑप्शंस है कि हम लोग प्रोटोनेशन कराते वक्त आइदर एलिमिनेशन कैरी आउट कर ले, और दूसरा हम लोग के पास ऑप्शन है सब्स्टिट्यूशन कैरी आउट कर ले। दो ही ऑप्शन है, एलिमिनेशन कैरी आउट कर लो जैसे अल्काइल हैलाइड में था, उसी टाइप से एलिमिनेशन कैरी आउट कर लो, नहीं तो फिर सब्स्टिट्यूशन कैरी आउट कर लो। दोनों केसेस में कुछ बेसिक पॉइंट है जो अपने को मालूम होना चाहिए, कुछ बेसिक पॉइंट जो ध्यान रखेंगे तभी हम लोग उसमें गलती नहीं करेंगे। अदरवाइज केसेस तो बहुत ही सिंपल सा है। पहले सब्स्टिट्यूशन का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग एलिमिनेशन वाले पार्ट पे जाएंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म देखा हुआ है तुम लोगों का, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ रहेगा नहीं डिस्कशन करने लायक, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग को ध्यान रखना है। जैसे एक स्पेसिफिक केस आएगा जिसको हम लोग ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट बोलते हैं, उन चीजों का डिस्कशन थोड़ा हम लोग करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला हम लोग का जो रिएक्शन इसमें काम में आएगा प्रोटोनेशन वाले पार्ट में, ये है हम लोगों का रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हलाइड HX। अब हम लोग अगर रिएक्शन कराते हैं तो मान लो अल्कोहल दे रखा, अल्कोहल का रिएक्शन अगर HX के साथ कराएंगे तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में R के साथ X मतलब अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन, और साथ ही साथ फिर वाटर का फॉर्मेशन। अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन का भी मेथड है, दे भी रखा होगा मोस्ट ऑफ एनसीईआरटी में अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में, बट उसका मैकेनिज्म वाला पार्ट हम लोग अभी डिस्कस कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा चीज है, मतलब SN1 SN2 क्या होना है वो तो हम लोग देखेंगे बाद में। बट अगर मान लो अल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ कराते हैं, तब इस केस में हम लोगों का ऑक्सीजन वाला पार्ट अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करके H के साथ कंबाइन करेगा, प्रोडक्ट वाले पार्ट में ROH2+ का फॉर्मेशन होगा। उसके साथ साथ हम लोग का X माइनस वाला पार्ट बाहर निकला। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। अगर हम लोगों का पहला सिचुएशन, इफ कार्बन चेन वाला पार्ट 3 डिग्री रहा या फिर 2 डिग्री रहा, दोनों के केसेस में नॉर्मली ये चीज कंसिडर किया जा सकता है, 3 डिग्री या 2 डिग्री क्यों है उसके पीछे भी डिस्कशन करेंगे। तब उस केस में हम लोगों का SN1 रिएक्शन होगा प्रिफरेबली अगर कार्बन चेन 3 डिग्री या 2 डिग्री रहा, या फिर वैसे केसेस रहे जहाँ पे रेजोनेंस वगैरह हो सकता है, प्लस एम इफेक्ट हो, रेजोनेंस इफेक्ट हो, सारे केसेस में प्रिफरेबली SN1 रिएक्शन होगा। दूसरा, अगर हम लोगों का कार्बन चेन वाला पार्ट 1 डिग्री हुआ, तब उस केस में क्योंकि 1 डिग्री वाले पार्ट में SN1 रिएक्शन प्रिफरेबल नहीं होता है, रेट ऑफ रिएक्टिविटी हम लोग को आइडिया होगा ही, SN1 में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, SN2 में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो अगर कार्बन चेन 1 डिग्री रहा तब उस केस में प्रेफरेबली SN2 रिएक्शन होगा। अब तुमको जो कराना है कराओ। अगर मान लो SN1 रिएक्शन हुआ तो हम लोग का R+ बनेगा, और उसके बाद हम लोगों के इसके आगे X माइनस इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके आराम से RX का फॉर्मेशन कराएगा। मतलब बनना अल्काइल हैलाइड है बेसिकली, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे वाले केस में जो हम लोगों का ROH2+ है, क्योंकि ये हट नहीं रहा 1 डिग्री वाला पार्ट है, तो X माइनस इस पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके SN2 रिएक्शन टाइप काम करेगा और RX का फॉर्मेशन करेगा। तो बनना तो अल्काइल हैलाइड है, बट तुमको ये डिसाइड करना मैटर करेगा कि हम लोग का 3 डिग्री वाला पार्ट है या 2 डिग्री वाला पार्ट, मतलब SN1 रिएक्शन कराएंगे या फिर हम लोग SN2 कराएंगे। क्योंकि अगर SN2 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे OH है वहीं पे हेलोजन आएगा।
बट अगर SN1 है तो अपने को मालूम है कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो सकता है। ये एकदम बिल्कुल बेसिक पार्ट है जो हो ही सकता है, तो अपने को मालूम है। तो जहां पे OH ग्रुप है हो सकता है वहां से प्रोडक्ट निकल के ना आए। तो हम लोग इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हम लोग के कौन से केस में SN1 रिएक्शन फेवर करेगा, कौन से केस में SN2 रिएक्शन वाला पार्ट। और इसमें एक और भी चीज है। एक तो हम लोग प्रेफरेबली SN2 रिएक्शन वाला पार्ट अवॉइड करके चल रहे हैं यहाँ पे। तो भी हम लोग एक एक बेसिक पार्ट है जो हम लोग डिस्कशन में यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग का HCl ग्रुप दे रखा, HBr ग्रुप दे रखा, HI ग्रुप दे रखा और HF ग्रुप दे रखा। तो HF, HCl, HBr, HI में सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका है, बता सकता है कोई? कोई भी इंसान, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ? सर HF का। HF का सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है। और कूद जाएंगे ऐसे, बिल्डिंग से कूद जाएंगे हम, छठे फ्लोर पर रहते हैं। HF का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। हाँ संचिता, HF नहीं है तो ऑब्वियस बात है HI होगा, है कि नहीं? दो ही ऑप्शन है, बीच वाला तो बीच में ही रहेगा, HCl HBr तो बीच में ही रहने वाला है। तान्या, तो HI क्यों? I- उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है। I- सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस है, तो इस केस में HI सबसे ज्यादा एसिडिक है। अगर सबसे ज्यादा एसिडिक है मतलब H+ सबसे ज्यादा देगा, ऑल्दो चारों एसिडिक स्ट्रेंथ में काफी हाई है। तुम लोग शायद याद होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में एक टर्म आता है लेवलिंग इफेक्ट। याद तो नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, बट अभी मेंशन कर दे, देख लेना एनसीईआरटी में। लेवलिंग इफेक्ट, वाटर में सब एक बराबर है, दिस इज कॉल्ड लेवलिंग इफेक्ट। नाम है लेवल। HCl लो, HBr लो, HI लो, है सारे के सारे अलग अलग एसिडिक स्ट्रेंथ के पार्ट, बट वाटर में जाने पे सब का कंसंट्रेशन सेम pH शो करता है। दैट इज कॉल्ड एज लेवलिंग इफेक्ट। सेम बेस के लिए भी होता है। तो HI वाला पार्ट क्योंकि H+ ज्यादा जल्दी दे सकता है, इसका मतलब हम लोग मेंशन कर सकते हैं या इसका रिएक्टिविटी भी होगा। जो सबसे ज्यादा एसिडिक है वो बेसिकली सबसे ज्यादा रिएक्टिव नेचर का है। एक ये रिएक्टिविटी भी हम लोग ध्यान रख सकते हैं अगर हम लोग अल्कोहल के साथ रिएक्शन की बात कर रहे होंगे तब। लेवलिंग इफेक्ट का यहाँ से कोई मतलब नहीं है, ये बस हम मेंशन कर दिए। यूज करना है करो, नहीं करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर के वजह से हम लोगों का जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो आराम से कंसिडर किया जा सकता है। ये थोड़ा सा बेसिक पार्ट है जो हम लोग को ध्यान रखना होगा। और बाकी हम लोग एक छोटा सा रिएक्शन यहाँ डिस्कस करते हैं जो अपने को याद रखना है। एक छोटा सा पॉइंट है, बेसिकली तुम्हारे नोट्स में दे भी रखा है कि हम लोगों का जो अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी है थोड़ा पुअर नेचर का होता है। मतलब ओवरऑल SN1 का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू SN2। मतलब एक की एक कंपैरिजन देखा गया कि SN1 ज्यादा फास्टर रिएक्शन है एज कम्पेयर टू SN2। हाँ ये है कि एक कंपाउंड SN1 ज्यादा कर रहा है, SN2 ज्यादा कर रहा है, अलग डिस्कशन है, मतलब एक अलग डिबेट है। बट ओवरऑल SN1 रिएक्शन का रेट रिलेटिवली फास्टर एज कम्पेयर टू SN2। तो अगर हम लोगों को तेजी से रिएक्शन चाहिए तो हम लोग ट्राई करेंगे किसी भी तरीके से कुछ फैक्टर एडिशन करके कि हम लोग का SN1 रिएक्शन होना शुरू हो जाए। कुछ भी करके करने की कोशिश करेंगे, जिसका एक बहुत ही ठीक ठीक एग्जांपल है कि अगर हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन किसी लेविस एसिड के साथ करा दें। लेविस एसिड मतलब जैसे AlCl3 हो गया, तो इस केस में ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा ऑक्सीजन वाला पार्ट के साथ। AlCl3 का हम लोग का कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन आएगा, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये कंपाउंड यहाँ से इसको हटाने की कोशिश में रहेगा। मतलब ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि उसके आगे फर्दर हम लोग का स्टेप बहुत आसानी से होना शुरू हो जाएगा। ये कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं केवल यहाँ पे है, एक जनरलाइज वे में कहीं भी हो सकता है। तो हम लोग ऐसा नॉर्मली मेंशन कर देते हैं, इस मालूम है सब हम लोगों को कि हम लोग कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। तो नॉर्मली एक छोटा सा पॉइंट है जो ध्यान रखना होगा। ड्यू टू लो रिएक्टिविटी of HCl, a catalyst। और कैटलिस्ट बेसिकली कुछ नहीं है, कोई लेविस एसिड है बेसिकली, जो तुमको यूज करना है कर लो। बट हम लोग प्रेफरेबली एक कैटलिस्ट यूज करेंगे क्योंकि अपने को एक नाम याद रखना है। अ कैटलिस्ट ZnCl2 इज यूज्ड। और बेसिकली हम लोग जब इस पूरे रिएक्शन वाले पार्ट में कंप्लीट रिएजेंट की बात करते हैं तो रिएजेंट वाले पार्ट में हम लोगों का HCl रहेगा। HCl वाले पार्ट के साथ नॉर्मली एनहाइड्रस ZnCl2 दे रखा होगा। इस पूरे के पूरे
कॉम्बिनेशन को, मतलब HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इस चीज को हम लोग ल्यूकास रिएजेंट बोला करते हैं। ये वर्ड ध्यान रखना, ल्यूकास रिएजेंट। हम लोग लेविस एसिड कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे AgNO3 है, Ag प्लस यूज कर सकते हैं, एल्युमिनियम तो यूज कर ही लिया, FeCl3 यूज कर सकते हैं। बट ल्यूकास रिएजेंट वर्ड ध्यान रखना है, HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 वाला पार्ट हम लोग कहीं कहीं केवल ZnCl2 भी देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस केस में हम लोगों का HCl प्लस ZnCl2 वाला पार्ट ल्यूकास रिएजेंट, हम लोग इसको यूज करेंगे। और इसका सिग्निफिकेंस इस स्टेटमेंट के लिए नहीं है कि लो रिएक्टिविटी की वजह से हम लोग HCl मतलब HCl के लो रिएक्टिविटी की वजह से ZnCl2 कर रहे हैं यूज। इसका सिग्निफिकेंस इसके लिए नहीं है, रेदर इसका सिग्निफिकेंस टेस्ट के लिए है, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकास टेस्ट। ये हम लोगों के टेस्ट to distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree अल्कोहल का पार्ट है। मतलब अगर हम लोग को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना है तो हम लोग आराम से ल्यूकास टेस्ट यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग एक छोटा सा पॉइंट मेंशन करते हैं, टर्बिडिटी। ये वर्ड ध्यान रखना, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी ऐसा समझ सकते हैं जैसे पानी में अगर हम लोग चॉक पाउडर मिला दें और उसको ऐसा थोड़ा ये किया, मिला दिया, तो जैसा स्ट्रक्चर बनता है जो पानी जिस कलर का आता है, दैट इज कॉल्ड एज टर्बिड सॉल्यूशन। थोड़ा मतलब धुंधला टाइप का सॉल्यूशन, वैसा टर्बिड सॉल्यूशन वर्ड यूज कर देते हैं हम लोग नॉर्मली। तो होता क्या है कि अगर हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं या HX के साथ कराते हैं इन जनरल इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ZnOH होल ट्वाइस ऐसा करके, या शायद ZnOHCl, ZnOH होल ट्वाइस माइनस, इस टाइप का कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। शायद यहाँ Cl भी होता है, एग्जैक्टली आपको ध्यान नहीं है, बट एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पूरे सॉल्यूशन को टर्बिड बनाता है, मतलब टर्न्स द सॉल्यूशन टर्बिड। तो बेसिकली होता ये है, इसको ऐसा समझ सकते हैं हम लोग कि अगर हम लोग का अल्कोहल रिएक्शन किया तो रिएक्शन करने के बाद हम लोगों के एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन जितना जल्दी होगा, टर्बिडिटी उतना जल्दी आएगा। तो बेसिकली अगर हम लोगों के कंपाउंड का रिएक्शन जल्दी हुआ तो हम लोगों के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन जल्दी हुआ, हम लोग के टर्बिड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन उतना ही फास्ट होगा। तो टर्बिडिटी के अकरेंस के बेसिस पे हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल के बीच में थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें ऐसा मेंशन करते हैं कि अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि ये सबसे फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन दे सकता है, तो इस केस में जो हम लोगों का टर्बिडिटी होता है वो इंस्टेंट होगा। इंस्टेंट टर्बिडिटी ये नॉर्मली मेंशन किया जाता है अगर हम लोग का 2 डिग्री अल्कोहल है, तो उस केस में टर्बिडिटी आता है लेकिन थोड़ा स्लो आता है, और बेसिकली टर्बिडिटी मेंशन किया जाता है आफ्टर 10 मिनट्स। नॉर्मली कहीं कहीं 5 भी दे रखा होता है, 5 to 10 मिनट्स कंसिडर कर सकते हैं टर्बिडिटी आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो टर्बिडिटी आफ्टर 30 मिनट्स और नो टर्बिडिटी एट ऑल। आइदर हम लोग का सॉल्यूशन टर्बिड होगा भी तो काफी टाइम बाद होगा, 30-35 मिनट के बाद होगा, अदरवाइज टर्बिडिटी आएगा ही नहीं, मतलब रिएक्शन बहुत ही स्लो रेट से हो रहा है, रिएक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इस केस में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने का बहुत ही एक अच्छा तरीका है, हम लोग लिकास टेस्ट यूज कर सकते हैं। हम जब DPS में कभी कभी कॉपी चेक करते थे लोग का, हाफ ईयरली का या प्री बोर्ड का, तो उसमें ऐसा होता था, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन this compound and this compound, जैसे how do you distinguish between two propanol and 1 propanol, ये क्या सवाल है। तो लोग ऐसा लिखते थे कि 2 propanol will give faster SN1 reaction as compared to 1 propanol, ऐसा बहुत सारे लोग लिखा करते थे। ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं होता है। डिस्टिंग्विश का जब भी सवाल होगा, इसका मतलब हम लोग कोई फिजिकल अपीयरेंस या फिर कलर के बेसिस पे वेरिएशन या फिर स्मेल के बेसिस पे वेरिएशन, जैसे स्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है तो फ्रूटी स्मेल के एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, इन सब चीजों के बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं कि हम लोग का यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ पे हम लोग का 1 डिग्री अल्कोहल है। तो अगर हम लोग लिकास टेस्ट यूज करें तो इस केस में हम लोग के पहले वाले केस में टर्बिडिटी 5 से 10 मिनट में आएगा, दूसरे वाले केस में टर्बिडिटी आइदर नहीं आएगा, नहीं तो फिर आधे घंटे बाद आएगा।
और इनफैक्ट तुमको इतना एक्सप्लेनेशन भी नहीं लिखना होता है, बस डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, लिकास रिएजेंट टेस्ट, बस खत्म, इससे ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है। बट ये थोड़ा ध्यान रखना, अगर कभी भी डिस्टिंग्विश करने वाला टेस्ट आएगा तो हम लोग उस केस में इस तरह के टेस्ट, जैसे तुम लोगों को ब्रोमीन वाटर टेस्ट लिखवाया था, एनएमेटल टेस्ट हो गया, लिकास टेस्ट हो गया, इस तरह के टेस्ट मेंशन करने हैं, ना कि रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे कंपैरिजन कर देना, ऐसा कभी नहीं कर सकते। अल्कोहल को अगर बाकी कंपाउंड से डिफरेंशिएट करना है, कोई भी अल्कोहल को किसी दूसरे कंपाउंड से डिफरेंशिएट करना है, तो एस्टरिफिकेशन यूज कर सकते हैं, बट ध्यान रखना कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, दोनों एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देगा। तो इसीलिए एस्टरिफिकेशन रिएक्शन टेस्ट ध्यान रखना, हम लोग किसी रैंडम कंपाउंड, किसी रैंडम फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर उसको हम लोग अल्कोहल से डिस्टिंग्विश करना चाह रहे हैं, तब उस केस में हम लोग आराम से एस्टरिफिकेशन रिएक्शन टेस्ट भी दे सकते हैं। ऑल्दो सवाल बहुत ही सिंपल था इस केस में, मतलब ये एक छोटा सा टॉपिक बताना होता है, इसलिए हम लोग ये टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। पॉइंट केवल इतना है, सवाल हम पूछते हुए नहीं देखा करते हैं नॉर्मली, बट अगर सवाल आया अल्कोहल वाला पार्ट, अगर हम लोगों का रिएक्शन कर रहा है, तो अपने को बस ये देखना है कि अल्कोहल का डिग्री क्या है। अल्कोहल का डिग्री अगर 3 डिग्री 2 डिग्री है तो SN1 के थ्रू रिएक्शन कराना है, अगर 1 डिग्री है तो SN2 के थ्रू रिएक्शन कराना है। प्रोडक्ट बनाते वक्त हम लोग को सिंपली अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करना है, वहां से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इससे ज्यादा क्वेश्चंस करने का कोई सेंस भी नहीं है यहाँ पे। अगर ये अल्कोहल दे रखा, इसका रिएक्शन अगर हम लोग HBr के साथ कराते हैं, तो इस केस में जिस कार्बन पे हम लोगों का OH ग्रुप अटैच्ड है वो कार्बन 3 डिग्री है। अगर 3 डिग्री कार्बन है, इसका मतलब SN1 रिएक्शन होगा। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो सीधा हम लोग के कंपाउंड वाले पार्ट में जिस कार्बन पे OH ग्रुप है वहीं पे ब्रोमीन ग्रुप आएगा, ये अपना मेजर प्रोडक्ट कंसिडर किया जा सकता है। अदरवाइज ये टॉपिक मतलब बहुत अच्छा टॉपिक नहीं मान सकते, SN1 SN2 रिएक्शन का होता है SN1 SN2, बट बहुत अच्छा टॉपिक में से एक नहीं है SN1 SN2 का, थोड़ा ध्यान रखना। इस टॉपिक को हम लोग लिकास टेस्ट के लिए ही कंसिडर किया करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है यहाँ तक के पार्ट में तो आराम से पूछ सकता है, जो कुछ भी डाउट है आराम से पूछ लो। सर अगर 3 डिग्री से 1 डिग्री अटैच है, फिर उससे OH अटैच है, तो फिर वहां SN1 होगा SN2? फिर से बोलो। 3 से मतलब 3 डिग्री कार्बन से 1 डिग्री कार्बन अटैच्ड है। 3 डिग्री कार्बन से 1 डिग्री कार्बन अटैच्ड है, अच्छा। उससे OH अटैच्ड है, तो मतलब यहाँ पे तो मतलब कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन SN2 के लिए पीछे मतलब SN2 भी तो हो सकता है ना, क्योंकि पीछे से आ सकता है 1 डिग्री है तो। ये कंपाउंड SN2 रिएक्शन देता है क्या? याद है ऐसा कुछ लिखवाए थे, नियोपेंटाइल हैलाइड यस सर। देता है SN2 रिएक्शन? नहीं देता है ना, तो ठीक है, इस तरह के सिनेरियोज आ सकते हैं, बट पूछा नहीं जाएगा, नॉर्मली पूछा नहीं जाएगा। और कोई डाउट तो बताओ। कोई डाउट नहीं और किसी को? चलो, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग मेन रिएक्शंस पे शुरू करते हैं। जो हम लोग का दूसरा रिएक्शन है प्रोटोनेशन में, ये रिएक्शन हम लोग के इवन एलिमिनेशन का सबसे स्टैंडर्ड रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, सबसे स्टैंडर्ड पार्ट। अगर हम लोग को इवन रिएक्शन का, जैसे लास्ट क्लास में बताया था तुम लोगों को कि अगर E2 एलिमिनेशन का सबसे स्टैंडर्ड रिएक्शन जानना है तो विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर है। अगर सिमिलरली इवन एलिमिनेशन, सॉरी SN2 रिएक्शन के लिए विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। अगर हम लोगों को इवन एलिमिनेशन का सबसे स्टैंडर्ड रिएक्शन डिस्कस करना है तो उस केस में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात कर सकते हैं। सिंपल सा रिएक्शन है, रिएक्शन वाले पार्ट में ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, बस ये है कि हम लोग रिएक्शन वाले पार्ट में क्या क्या रिएजेंट्स यूज कर सकते हैं ये हम लोग को ध्यान रखना है। ऑल्दो जो डिहाइड्रेशन वाला पार्ट है, ऐसा नहीं होता है केवल इवन एलिमिनेशन का पार्ट है। अगर हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करके चले तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम लोग दो तरीके का ले सकते हैं, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट और इसके साथ साथ नॉर्मली हीटिंग दे रखा होगा, तब उस केस में प्रोडक्ट वाले पार्ट में दो अल्कीन बन सकता है, इतना तो अपने को मालूम है, E1 हो या E2 हो, दो अल्कीन तो बनेगा ही बनेगा। मेजर कौन सा निकल के आएगा, तो जो राइट साइड वाला पार्ट है ये ज्यादा स्टेबल पार्ट है, इसलिए मेजर निकल के आएगा। मेन ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो हम लोग के डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, उन डिहाइड्रेटिंग एजेंट में दो क्लासिफिकेशन है।
एक क्लासिफिकेशन हम लोग का बल्कियर एसिड वाले पार्ट में, जैसे हम लोग का H2SO4 हो गया, सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल, HClO4 हो गया, या फिर H3PO4 हो गया, ये सब बल्कियर एसिड्स हैं। इन सब केसेस को हम लोग इवन एलिमिनेशन करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं, साइड में लिख देते हैं। और अदर बल्कियर एसिड का मतलब HI नहीं होगा, HCl नहीं होगा, HBr नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे इस चीज का। बट H2SO4, HClO4, H3PO4 या अदर बल्कियर एसिड अगर ये रहा, तब हम लोग का रिएक्शन होना है इवन के थ्रू, अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट में ये सब केसेस रहे। बट डिहाइड्रेटिंग एजेंट में और भी केसेस हो सकते हैं। हम लोगों का जो भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, जैसे N2O4 हो गया, N2O5 हो गया, तुम्हारा POCl3 हो गया, या फिर और क्या कंपाउंड ले सकते हैं, थोरियम ऑक्साइड वाला पार्ट ले सकते हैं, THO2 वाला पार्ट, या फिर Al2O3 ले सकते हैं। इस तरह के जो भी हम लोगों के नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स निकल के आते हैं, तो उन नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के जैसे कोई भी केसेस निकल के आए, तब इस केस में हम लोगों का डिहाइड्रेशन होगा अगर, तब उस केस में E2 एलिमिनेशन के थ्रू। ऑल्दो E2 एलिमिनेशन डिहाइड्रेशन का सबसे स्टैंडर्ड पार्ट नहीं है, तो नॉर्मली ये केस तुम लोगों को देखने नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर एक दो केसेस। तो अगर कहीं सवाल मिल जाता है POCl3 या Al2O3, तो ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं, ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखना। सवाल बहुत रेयरली मिलेगा, मतलब 100 सवाल मेरे हिसाब से, अगर डिहाइड्रेशन पे 100 सवाल अगर रहेगा, तब उसमें एक या दो केसेस हम लोग के E2 एलिमिनेशन के थ्रू आएगा। ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखना है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कि दो तरह के केसेस हो सकते हैं। एक जहां पे अपने पास कंप्लीट एसिडिक पार्ट है, बल्कियर एसिड, तब उस केस में इवन एलिमिनेशन। और दूसरा, हम लोगों के नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स निकल के आएंगे। नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, कुछ कुछ एम्फोटेरिक भी है, उससे भी काम हो जाएगा। तब उस केस में हम लोग आराम से E2 एलिमिनेशन के थ्रू डिहाइड्रेशन करा सकते हैं। प्रोडक्ट यही दोनों में से कोई एक बनेगा, सिंपल सा चीज है। अब मेन पार्ट ये है कि यहाँ पे बल्कियर एसिड लिखा है, HCl, HBr, HI क्यों यूज नहीं कर सकते, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखने लायक है। तो यहाँ से समझ में आ जाएगा, अगर मान लो हम लोग का अल्कोहल दे रखा, और इस अल्कोहल वाले पार्ट का रिएक्शन अगर हम लोग H2SO4 के साथ कराए, तो H2SO4 वाले पार्ट में एक H प्लस हटने के बाद हम लोगों का जो कंपाउंड बचेगा, चलो अल्कोहल वाले पार्ट पे H प्लस का एडिशन करा देते हैं पहले, तो हम लोगों का OH2 प्लस का फॉर्मेशन हुआ। अब उसके बाद डिपेंड करता है कि हम लोगों को यहाँ से क्या कैरी आउट करना है। तो SN1 अगर 1 डिग्री रहा, तब उस केस में SN2 हो सकता था, क्योंकि वहाँ कार्बोकेटाइन तो बन नहीं सकता, वहाँ E2 हो सकता है। बट हम लोग प्रेफरेबली उस तरह का केस लेके चलेंगे नहीं। 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, तब उस केस में यहाँ से H2O ग्रुप हटना प्रेफर करेगा। और जब H2O ग्रुप हटेगा, तब उस केस में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन के बाद लास्ट स्टेप में HSO4 माइनस, जो भी हम लोगों के बीटा हाइड्रोजन है, उनमें से किसी एक पार्ट के साथ कंबाइन करके आराम से एलिमिनेशन कैरी आउट कर लेगा, मतलब प्रोडक्ट में ये दो अल्कीन का फॉर्मेशन करा सकता है। ये हम लोग का इवन एलिमिनेशन का बेसिक केस होता है कि सबसे पहले लिविंग ग्रुप हटा, कार्बोकेटाइन बना, फिर उसके बाद जो बेस है, वो बेस वाला पार्ट हम लोगों के हाइड्रोजन को रिमूव करता है। ये पार्ट हम लोग का आराम से HX में भी हो सकता है, HI हुआ, HCl हुआ, HBr हुआ, सब जगह हो सकता है। पहला स्टेप तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी किया भी हम लोगों ने। दूसरा स्टेप भी कोई दिक्कत नहीं है, SN1 तक यही होना है। दिक्कत लास्ट स्टेप में है कि अगर यहाँ पे I माइनस हुआ, या Cl माइनस हुआ, या Br माइनस हुआ, तो ये सारे के सारे ग्रुप अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। और अगर अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स हैं, तो ये H को हटाने के जगह हम लोगों के सीधा कार्बोकेटायन वाले पार्ट पे कंबाइन करेगा। और जब कार्बोकेटायन पे कंबाइन करेगा, तो ये इलिमिनेशन ना होकर के SN1 रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हम लोगों के HCl, HBr, HI, ये सब जो एसिड्स हैं, इनका कंजुगेट बेस छोटे साइज का होता है, मतलब अच्छे न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है। और अगर अच्छे न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है, तो SN1 रिएक्शन कैरी आउट कराएगा रेदर देन एलिमिनेशन। इसलिए हम लोग बल्कियर एसिड यूज करते हैं, क्योंकि जो कंजुगेट बेस आएगा, वो इतने बड़े साइज का होगा कि वो पुअर लिविंग ग्रुप रहेगा, सॉरी पुअर न्यूक्लियोफाइल रहेगा। तो बेस तो पुअर है ही, बट हम लोग का जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है, वो भी पुअर है। Br माइनस, Cl माइनस, I माइनस, ये सब भी हम लोग के वीक बेसिस है, बट इनका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर हाइयर होता है, स्पेशली पोलर प्रोटिक मीडियम में। तो इनके अच्छे न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होने की वजह से, ऑल्दो ये वीक बेसिस है, बट इनका अच्छा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होने की वजह से हम लोग का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, जो हम लोग को नहीं चाहिए। हाँ बोलो।
सर यहाँ पे लेकिन हीट भी तो दे रहा है, तो SN1 से फिर तो E1 बनने का प्रोबेबिलिटी बढ़ क्या जाता दे रहे हैं है हम ना, लोग? हीट। हाँ, प्रोबेबिलिटी है, हम मना नहीं कर रहे उस चीज के लिए, लेकिन अगर हम लोग का सब्स्टिट्यूशन का ऑप्शन है तो सब्स्टिट्यूशन भी होना प्रेफर करेगा। हीट तो हम लोग दे रहे हैं, बट डबल बॉन्ड बनना मतलब हाइड्रोजन के साथ हम लोग के I- का कॉम्बिनेशन होना, ये हो पाना मुश्किल हो जाता है। तो जो ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन निकल के आ रहा है आदमी उसी में जाना चाहेगा। पहले स्टेप के लिए हम लोग को हीटिंग चाहिए थोड़ा, जहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरे स्टेप में हम लोग जो बेस का H के साथ कॉम्बिनेशन है उसका पॉसिबिलिटी बढ़ाना चाह रहे हैं। I- H के साथ कंबाइन करना चाहेगा या फिर प्लस चार्ज के साथ कंबाइन करना चाहेगा। तो ऑब्वियसली बात है, वो उसका साइज छोटा है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, वो प्लस चार्ज के साथ कंबाइन करना चाहेगा, इवन दो उसके साथ हीटिंग का ऑप्शन है। लेकिन HSO4- क्योंकि काफी बड़े साइज का न्यूक्लियोफाइल है, मतलब बहुत वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये पार्ट पॉजिटिव चार्ज चार्ज के साथ जाना नहीं चाहता है। तब इस केस में ये बगल वाले H के साथ कंबाइन कर रहा होता है। तो हीटिंग हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत सर हाई हीटिंग दे रखे हैं, मतलब 500-600 डिग्री सेल्सियस का हीटिंग नहीं होता, 100 डिग्री सेल्सियस का हीटिंग मैक्सिमम हम लोग कंसिडर कर रहे होते हैं। उस केस में हम लोग का इतना मेजर प्रोडक्ट इवन एलिमिनेशन से नहीं आता। हाँ बोलो रवि। सर तो टॉटमेरिज्म में भी सेम रीजन होता है ना, मतलब बल्कियर एसिड यूज करने का? काइंड ऑफ बोल सकते हैं। ये और कोई डाउट तो बताओ। और मोस्टली जब हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात कर रहे होंगे, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में जैसे मैकेनिज्म है, इवन एलिमिनेशन हो रहा है। इवन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? तो सिंपली कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी के ऊपर, लिविंग ग्रुप एबिलिटी के ऊपर। तो OH तो सब जगह OH ही है, लिविंग ग्रुप तो चेंज नहीं हो रहा, मतलब जितना स्टेबल कार्बोकेटायन उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर कभी भी सवाल दे दिया ऐसा, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, ये सवाल होता है, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, तो उस केस में हम लोग कंपेयर यूजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उस केस में ज्यादा इवन का रेट होगा, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन निकल के आएगा। तो यहाँ नीचे मेंशन कर देते हैं, हायर स्टेबिलिटी हायर रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ क्वेश्चंस अपने नोट्स कॉपी में दे रखे हैं जहां पे हम लोग रेट ऑफ डिहाइड्रेशन का कंपैरिजन कर रहे हैं, बट वो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन नहीं है, बेसिकली वो रेट ऑफ इलिमिनेशन है, इवन इलिमिनेशन का रेट कंपेयर करना है। बहुत सिंपल सा केस है, जहां जहां कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकल के आ रखा, उसके हिसाब से हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के केस में आराम से कंपैरिजन पुट आउट कर सकते हैं। तो ये बेसिक पार्ट है जो हम लोग को थोड़ा ध्यान रखने का होता है अगर हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टॉपिक का डिस्कशन करें तब। और इसके बाद फिर हम लोगों के मोस्टली वही है, क्वेश्चंस का पार्ट चलता है कि हम लोग क्या क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होते हैं इवन एलिमिनेशन में। बस हम लोग का इवन एलिमिनेशन में डिहाइड्रेशन की जगह पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन चलता था, यहाँ डिहाइड्रेशन चल रहा होता है। जैसे मान लो अगर क्वेश्चंस की बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन वाले पार्ट में इस तरह का सिंपल केसेस ले सकते हैं बेसिकली। मान लो ये कंपाउंड का रिएक्शन हम लोग कराए इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो अगर कभी भी H2SO4 चाहिए तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, H2SO4 की जगह H+ दे रखा हो सकता है। उसके लिए हम लोग को मतलब H2SO4 देने की जरूरत नहीं है, जब भी कभी H+ देगा मतलब बल्कियर एसिड दे रखा है, चाहे वो H2SO4 हो, चाहे वो HClO4 हो, चाहे वो H3PO4 हो। अगर ये रिएक्शन दिया, पूछा है प्रोडक्ट बनाओ, तो दो तीन तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो टोटल प्रोडक्ट्स, दूसरा मेजर प्रोडक्ट, तीसरा स्टीरियो आइसोमर वाला पार्ट। तो अगर मान लो हम केवल मेजर प्रोडक्ट की बात करें, तो सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, तो हमको मालूम है कि लिविंग ग्रुप हटाना है। ऑल्दो ये ध्यान रखना कि OH- इज नॉट द लिविंग ग्रुप, OH के ऊपर जब H ऐड हुआ तो वाटर लिविंग ग्रुप है, बट स्टिल हम लोग उसको हटा के देख रहे हैं कार्बोकेटायन कहाँ बनेगा। कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, बगल वाले कार्बन पे ज्यादा स्टेबिलिटी मिल सकता है। अगर कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट का केस दिख रहा है तो सीधा हम लोग कार्बोकेटायन सेपरेट कर लेंगे, जैसा E1 में या SN1 में कर रहे थे हम लोग, कार्बोकेटायन अलग से बना लिया। कौन सा शिफ्टिंग होगा, तो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, आराम से मिथाइल शिफ्ट कर सकते हैं 1,2। अगर मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्योंकि एलिमिनेशन कैरी आउट करना है, तो जहां पे हम लोग का पॉजिटिव चार्ज आया उससे अटैच्ड कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, 3 कार्बन है बट 2 ही काम का है, बाकी दोनों तो सिमिलर है।
H हटाएंगे तो एक प्रोडक्ट निकल के आएगा ये पार्ट, और दूसरा अगर नीचे वाले पार्ट से H हटाएंगे तब उस केस में हम लोग का दूसरा ये प्रोडक्ट निकल के आएगा। अगर पूछेगा मेजर कौन सा है तो ऑब्वियस सी बात है नीचे वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल है, 12 हाइपर कंजुगेशन है, मेजर निकल के आएगा। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग माइनर प्रोडक्ट कंसिडर कर सकते हैं। मतलब रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस हम लोग को नाम जानना है कि हाँ भाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करके एक रिएक्शन होता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाले पार्ट में हम लोग बेसिकली E1 के थ्रू जा सकते हैं, E2 के थ्रू जा सकते हैं। E1 अपना मोस्ट जनरल केस है, हम लोग उसमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात कर सकते हैं। और उसके अलावा एक दो क्वेश्चंस है जो हम लोग E1 में भी डिस्कस कर चुके हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री केस में सेम टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट होंगे, कुछ नया पार्ट यहाँ पे निकल के नहीं आ रहा होता है। ऑल्दो इसमें जैसे एक छोटा सा टॉपिक है जो हम बताना प्रेफर करेंगे, क्योंकि तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उससे पहले ये टॉपिक मालूम होना चाहिए। ये टॉपिक नॉर्मली जेई एडवांस में नहीं दे रखा होता है, ये नीट में एक बार सवाल आया हुआ है। तो हम जो भी जेई एडवांस का बुक देखते हैं जैसे MS जॉन वगैरह, उसमें इसके ऊपर सवाल दे रखा है आइसोमराइजेशन का। बेसिकली उसको इस तरीके से समझो कि हम लोग का अल्कीन है, इसका रिएक्शन H+ एंड डेल्टा के साथ दे दिया, पूछा है क्या होगा। तो होता कुछ नहीं है, ये कंपाउंड पहला वाला कंपाउंड दूसरे अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों के दोनों पोजिशनल आइसोमर है, मतलब ओवरऑल आइसोमर का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज कॉल्ड एज आइसोमराइजेशन। अगर इसको मैकेनिज्म वाइज जानना है तो इस तरीके से सोच सकते हैं कि हम लोगों का H+ होने से पहले तो अल्कीन वाला पार्ट H+ के साथ कंबाइन किया, किसी भी एक जगह कार्बोकेटायन बनाओ जो कि रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है, हम लोग के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से चला आ रहा है कि अल्कीन पे H+ का एडिशन होगा, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। और क्योंकि हम लोग अगर हीटिंग यूज कर रखे हैं तो हीटिंग करने का मतलब है कि एलिमिनेशन फेवरेबल है और अपने पास मीडियम HSO4- या कोई भी कंजुगेट बेस तो प्रेजेंट है ही। तब इस केस में जब हम लोग एलिमिनेशन का प्रोसेस कैरी आउट करेंगे तो वहां से H हटना प्रीफर होगा जहां से अपने को ज्यादा स्टेबल अल्कीन मिल सकता है, ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिल सकता है। तो पहले हम लोगों का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ, फिर फॉलोड बाय एलिमिनेशन हो गया, मतलब डबल बॉन्ड पहले हटा फिर वापस से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड एज आइसोमराइजेशन। बहुत पार्टिकुलर रिएक्शन है, अल्कीन दे रखा होगा और उसमें कुछ समझ नहीं आएगा इसमें करे क्या। बस ध्यान रखना है कि हम लोग का बल्कियर एसिड होना चाहिए, H+ के साथ डेल्टा वाला केस निकल के आना चाहिए। ये हम लोग के आइसोमराइजेशन का बेसिक केस होता है जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। मतलब सिंपल सा केस है, बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो नहीं है। लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस है जो जिस टाइप के क्वेश्चंस मैंने देखे हैं अभी तक जितने ही बुक्स में, तुम्हारे नोट्स में वो सारा एक ही जगह कलेक्ट करके डाल दिया है। तो थोड़ा स्पेसिफिक केस है, याद नहीं रहता है, एस्मराइजेशन भी हो सकता है, बिल्कुल किसी को याद नहीं रहता, मेरे भी दिमाग में नहीं रहेगा। बट वही है कि अगर अल्कीन दिखा, कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा, तब तो चलो एक ही पॉसिबिलिटी है, इसी के थ्रू हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। इस चीज को हम लोग आइसोमराइजेशन बोला करते हैं। ये दो केसेस हैं जो हम लोग के अल्कोहल के बेसिक्स से रिलेटेड है। इसके बाद फिर हम लोग अल्कोहल का तीसरा चौथा रिएक्शन जो थोड़ा नया आएगा, थोड़ा यूनिक केस है जो हम लोग को मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम लोग को बता नहीं रखा है, तुम लोग उसका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दे रखा है पहले ही, बट अब हम लोग प्रॉपर स्टेप्स के थ्रू काम करेंगे तो ज्यादा बेटर है। यहाँ तक के पार्ट में अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं आराम से, कोई भी डाउट है आराम से पूछ लो। सर बहुत सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन में जब पाई बॉन्ड रहता है तो उसको पहले प्लस और माइनस चार्ज में तोड़ता है, उसके बाद उससे डोनेट करवाता, तो ट्राई मत मतलब करना, इस चीज को ट्राई मत करना। कर सकते हैं वैसा, बट ट्राई मत करना ऐसा करने का। वो समझने के लिए ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से मतलब बोर्ड के लिए ठीक है कि अगर एक पाई बॉन्ड दे रखा तो पाई बॉन्ड वाले पार्ट को ब्रेक करके प्लस और माइनस में कन्वर्ट कर लिया, ये समझने के लिए अच्छा तरीका है। बट इस तरीके से काम मत करना, ऐसा प्लस माइनस ब्रेक होता नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। सर मतलब ये गलत तरीका। काइंड ऑफ समझने के लिए तो ठीक तरीका है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैकेनिज्म में ऐसा नहीं लिख सकते, कहीं पे भी मैकेनिज्म में ऐसा लिखना गलत चीज है। सर क्वेश्चन करने समय ऐसे अप्रोच कर सकते हैं प्लस माइनस लेके। हम कर सकते हैं, लेकिन हम मेरा ये पॉइंट है कि करना क्यों है, ज्यादा काहे मेहनत करना है जब डायरेक्टली काम कर सकते हैं। तो और कोई डाउट? मतलब ज्यादा मेहनती क्यों बनना है, आलसी बनो ना। मेहनती तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, मेहनती तो मजदूर लोग भी है, बहुत मेहनत करता है, पूरा पहाड़ उठाता है, दिन भर पत्थर उठाता है, बट उससे काम थोड़े ना होता है। मेहनती नहीं बनने का है उतना।
मतलब बनना है मेहनती, बट इतना ज्यादा मेहनती नहीं करना है कि बिना दिमाग के मेहनत किए जा रहे हैं। और कोई डाउट तो बताओ। चलो, अगर डाउट नहीं है तो हम लोग दो स्पेसिफिक रिएक्शन की बात करेंगे। एक तो हम लोग एसिटाइलेशन वर्ड यूज कर सकते हैं, ये हम लोग का अल्कोहल का तीसरा केस है। थोड़ा यूनिक केस है, इस पे सवाल आ रखा है मल्टीपल टाइम्स, आएगा भी। इनफैक्ट यही सेम रिएक्शन हम लोगों के नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आता है, वहां पे हम लोग नाम यूज करते हैं शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन, तो हम नाम मेंशन कर देंगे। ऑल्दो वो अमाइन के केस में आता है, वो हम लोग के अल्कोहल के केस को नहीं बोला जाता है, बट फिर भी मेंशन कर देते हैं एसिटाइलेशन ऑफ अल्कोहल। ये भी एक स्पेसिफिक केस है जो अपने को मालूम होना चाहिए। रिएक्शन तो खैर सिंपल सा है, अभी ऊपर मेंशन भी किया था। एक अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम लोग असाइल हालाइड के साथ करें, एसिटाइलेशन वर्ड बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा, असाइलेशन बोल दे तो ज्यादा बेटर है, सिंपली असाइलेशन। एसिटाइलेशन का मतलब उस असाइलेशन का एक स्पेसिफिक केस जब हम लोग एसिटाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। अगर हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन असाइल हैलाइड के साथ कराए, तो इसीलिए असाइलेशन वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग। असाइल हैलाइड के साथ कराएं या ईस्टर के साथ, सॉरी एनहाइड्राइड के साथ कराएं, दोनों में से जो लेना है ले सकते हैं। तब इस केस में अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों का जो असाइल ग्रुप है, ये पार्ट को हम लोग असाइल ग्रुप बोलते हैं। ये असाइल ग्रुप ऑक्सीजन पे ऐड होगा, इस एडिशन को हम लोग ओवरऑल असाइलेशन बोल सकते हैं। अगर यही असाइल ग्रुप एसिटाइल ग्रुप हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट, मतलब अगर हम लोग ROH का रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड O एसिटाइल ग्रुप के साथ करा रहे हैं, दोनों में से जो लेना ले सकते हैं, नीचे वाला पार्ट भी, मतलब अपने एनहाइड्राइड का पार्ट भी ले सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3। तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में R के साथ ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O के साथ CH3, मतलब बेसिकली एसिटाइल ग्रुप का एडिशन होगा। इस चीज को हम लोग एसिटाइलेशन बोल सकते हैं। और रिएक्शन का तरीका बहुत ही सिंपल सा है, शायद छठी बार रिपीट कर रहे हैं इस पॉइंट को, और इसके मैकेनिज्म के थ्रू सीधा काम कर रहे हैं। ऑल्दो जो इसका शॉर्टकट है वो भी हम मेंशन करेंगे, तुम लोग उस तरीके से ही ध्यान रखना, बट स्टिल इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि अभी के बाद आगे जाने के बाद इस तरह के मैकेनिज्म रिपीट होंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में रिपीट होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में रिपीट होगा, SNA रिएक्शन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में रिपीट होगा, बार बार रिपीट होता चला जाएगा। एक पॉइंट मेंशन किए थे आज, शायद एक पहले क्लास में मेंशन किए थे, जब भी कोई एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से अटैच्ड है, तब उस केस में उसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलते हैं। ये बहुत बार मेंशन कर चुके हैं, शायद छठी बार अभी मेंशन किया मैंने। तो इस केस में अगर हम लोग ऐसा कंसिडर करें कि हम लोगों का CH3 के साथ C डबल बॉन्ड O ग्रुप दे रखा और इसके साथ एक हेलोजन ग्रुप दे रखा, तो इस केस में कार्बन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड से अटैच्ड है, मतलब कार्बन विल बी द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो अगर हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल उसके ऊपर लोन पर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट रहेगा अगर न्यूक्लियोफाइल, तो आराम से उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब प्रोडक्ट बनाते वक्त ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। CH3 के साथ कार्बन, कार्बन के ऊपर पाई बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो O- का फॉर्मेशन, इसके ऊपर एक हेलोजन वाला पार्ट जो प्रेजेंट है वैसा ही रह गया। उस हेलोजन में क्लोरीन लेना है क्लोरीन लो, ब्रोमीन आयोडीन लेना है ब्रोमीन आयोडीन लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ऑक्सीजन अटैच हुआ हम लोग के अल्कोहल के तरफ से, मतलब बेसिकली ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, ऐसा सोच सकते हैं। अब इसमें तुमको जो कराना है कराओ, पहले तुम्हारी मर्जी है। मतलब कुछ लोग यहाँ से H+ पहले हटाते हैं कि ऑक्सीजन वाले पार्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, यहाँ से H+ को रिमूव कर दिया। तो चलो हम लोग ये पहले ये कर लेते हैं, CH3 के साथ कार्बन, यहाँ के ऊपर O-, यहाँ पे क्लोरीन, और इसके साथ OR ग्रुप। और एक पॉइंट तुम लोगों को मैंने उसमें मेंशन किया था, फ्री रेडिकल में, जब भी किसी एटम पे एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है और उसी के ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, तब उस केस में न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके लिविंग ग्रुप को हटाता है। कौन से रिएक्शन में मेंशन किए थे, बता सकता है कोई ये पॉइंट? कौन से रिएक्शन में ये पॉइंट मेंशन किए थे? अगर एक एटम के ऊपर एक लिविंग ग्रुप और एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा उस लिविंग ग्रुप को पहले हटाएगा। इंटरनल एलिमिनेशन टाइप की चीज बोल सकते हैं इस चीज को। कौन से रिएक्शन में मेंशन किया था ये चीज, कुछ याद है?
किसी को याद नहीं है जी? एक टॉपिक बताया था तुम लोगों को, असाइलिन फॉर्मेशन, पिनेकोलिन फॉर्मेशन के जस्ट आगे, वहां पे पॉइंट मेंशन किए थे, कॉपी पलट के देखना कभी। तो इस केस में O- इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके क्लोरीन को हटाएगा, तो प्रोडक्ट में CH3 के साथ C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन के साथ कार्बन चेन का फॉर्मेशन। तो बेसिकली हम लोगों का जो Cl ग्रुप है वो हट गया और उसकी जगह पे OR ग्रुप आ गया। इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना है, लाइक सिंपल तरीके से सीखना है, तो इस तरीके से सीखो, ज्यादा बेटर होगा। हम लोगों का जो कंपाउंड दे रखा था CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसका रिएक्शन हम लोग ने जब अल्कोहल के साथ कराया तो यहाँ से HCl हटा दिया। जब HCl हटाए तो प्रोडक्ट में हम लोग के CH3 के साथ C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन के साथ कार्बन चेन। इनफैक्ट ज्यादा बेटर होगा कि इसको उल्टा करके लिखे। उल्टा करके लिखने का मतलब, क्योंकि हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन करा रहे हैं तो अल्कोहल पहले होना चाहिए, फिर उसके बाद हम लोगों का एसिटाइल क्लोराइड या एसिटाइल हैलाइड, प्रोडक्ट वाले पार्ट में HCl हटेगा और HCl हटने के बाद हम लोग के R के साथ ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3 का फॉर्मेशन, एसिटाइल ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया। और ये एसिटाइल ग्रुप एक ठीक ठीक लिविंग ग्रुप है, डिसेंट लिविंग ग्रुप है। इस डिसेंट लिविंग ग्रुप पे अगर हम लोग SN1 कराना है तो SN1 करा सकते हैं, SN2 कराना है SN2 करा सकते हैं, E1 कराना है E1 करा सकते हैं, E2 कराना है E2 करा सकते हैं। जो भी रिएक्शन कराना है आराम से कैरी आउट किया जा सकता है, बट पहले रिएक्शन होने से पहले हम लोगों का एसिटाइलेशन होगा। और एक पॉइंट बहुत मैटर करेगा, ये आज हम लोग पहले क्लास में डिस्कशन में यूज भी किए थे। इस पूरे कंपाउंड में जो अल्कोहल दे रखा, उस अल्कोहल में कार्बन के ऊपर रिएक्शन नहीं हो रहा। ये बहुत ही मजेदार पार्ट है। ये पूरा मैकेनिज्म लिखे हम, इस पूरे मैकेनिज्म में हम लोगों का ऑक्सीजन वाला पार्ट, उस अल्कोहल का पूरा पार्ट जो था उसमें से केवल ऑक्सीजन वाला पार्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, कार्बन चेन बिल्कुल फ्री बैठा हुआ है। फिर उसके आगे जब कुछ हुआ तभी भी कार्बन चेन फ्री बैठा हुआ है, उसके आगे कुछ हुआ तभी भी कार्बन चेन फ्री बैठा हुआ है। तो एक पॉइंट हम लोग पहले ही मेंशन कर चुके हैं, अगर किसी कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी है, जैसे ऊपर R दे रखा था तो इसलिए S कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा है, अगर कार्बन चेन जिसपे OH ग्रुप प्रेजेंट है उस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन S है, तो वो आगे चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि उस पर रिएक्शन नहीं हुआ, कॉन्फ़िगरेशन S का S रहेगा। फर्दर वापस से S कॉन्फ़िगरेशन रहेगा और लास्ट में भी S कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। जब तक एटम पे रिएक्शन नहीं होता तब तक कॉन्फ़िगरेशन में वेरिएशन नहीं होगा। कार्बन चेन के कार्बन के ऊपर रिएक्शन नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर रिएक्शन हो रहा है, तो हम लोग कार्बन चेन के कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस कंसिडर नहीं करेंगे। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ये अपने रिएक्शंस में काफी हेल्पफुल रहेगा। जैसे ऐसा समझो, एक छोटा सा हम सवाल दे रहे हैं, ये ज्यादा बेटर होगा समझने के लिए। मान लो ऐसा एक सवाल दिया, 5 मेंबर्ड रिंग है एंड इस 5 मेंबर्ड रिंग वाले पार्ट में हम लोग के पास, ऐसा सवाल MS चौहान में दे रखा है इसलिए हमको मतलब सिमिलर टाइप का सवाल बस हम फ्रेम कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये हम लोग का अल्कोहल वाला पार्ट है और दूसरे वाले साइड में हम लोग CH3 ले लेते हैं। इसका रिएक्शन हम लोग एसिटाइल क्लोराइड के साथ कराए CH3COCl के साथ, और कुछ प्रोडक्ट बना P, और उसके बाद हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं NaSH के साथ या NaCN के साथ कराते हैं और प्रोडक्ट बना Q। पूछा है कि हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट Q क्या होगा, तो Q इज पहला ऑप्शन CN, दूसरी तरफ CH3 फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन डैश्ड वाले पार्ट पे CN और दूसरे वाले साइड में सॉलिड वाले पार्ट पे CH3। थर्ड वाले पार्ट में हम लोगों का, ऑल्दो इससे फर्क तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं पड़ेगा, मिरर इमेज टाइप का कुछ केस निकल के आ जाएगा, तो मिरर इमेज ले सकते हैं क्या? चलो, CN वाला पार्ट हम लोगों का सॉलिड वाले पार्ट पे और दूसरे वाले साइड में CH3 वाला पार्ट डैश्ड पे, और फोर्थ ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग का दोनों के दोनों डैश्ड पे, CN डैश्ड पे और CH3 वाला पार्ट भी डैश्ड पे। ये 4 ऑप्शन दिया। तो लोग नॉर्मली करते क्या है कि उनको ऐसा लगता है जैसे पहला रिएक्शन हुआ, तो जब पहला रिएक्शन हुआ तो लोग को समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन था, मान लो R कॉन्फ़िगरेशन है, तो जब रिएक्शन हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे S हो जाएगा, फिर वापस रिएक्शन होगा कॉन्फ़िगरेशन R हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। सबसे पहला चीज, जब पहला रिएक्शन होगा तो H हटेगा
Cl हटेगा और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन वाले पार्ट के ऊपर CH3COCl आएगा। मतलब अभी तक कार्बन चेन पे रिएक्शन नहीं हुआ है। अगर कार्बन चेन पे रिएक्शन नहीं हुआ है तो जो सॉलिड का कॉन्फ़िगरेशन है वो सॉलिड पे ही रहेगा। O के साथ C डबल बॉन्ड O CH3 ये ग्रुप आएगा। ये सबसे पहले P वाले पार्ट में आएगा। फिर उसके बाद हम लोग NaCN के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक ठीक लिविंग ग्रुप आ गया। NaCN एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, CN माइनस SN2 रिएक्शन होगा क्योंकि नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, SN2 रिएक्शन सोच सकते हैं। अगर SN2 हुआ तो वाल्डन इन्वर्जन होगा और वाल्डन इन्वर्जन वहीं पे होगा जहां रिएक्शन हुआ है। तो अगर रिएक्शन जिस कार्बन पे हो वहां पे कन्फिग्रेशन चेंज करना है तो केवल उसी पॉइंट पे कन्फिग्रेशन चेंज करना है। ये अपना प्रोडक्ट निकल के आना चाहिए कि जो पहला वाला CH3 है जो सॉलिड पे था वो वैसे का वैसे ही रहेगा और जो दूसरा वाला ग्रुप है जो सॉलिड की तरफ था SN2 रिएक्शन की वजह से डैस्ट पे जाएगा और वहां पे CN ग्रुप निकल के आएगा। मतलब ऑप्शन 2 कंसिडर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बेसिकली कि रिएक्शन जब तक नहीं होगा तब तक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करा सकते। कॉन्फ़िगरेशन तभी चेंज कराएंगे जब हम लोगों के कार्बन के ऊपर रिएक्शन होता है। कार्बन से अटैच्ड किसी ग्रुप के ऊपर रिएक्शन हो रहा है तो होते रहने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। आज हम लोग एग्जांपल में भी कंसिडर किए थे इस चीज को, वो चीज यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने का है। इस तरह का एक सवाल अपने बुकलेट में भी दे रखा है, इस तरह का एक सवाल MS चौहान में भी दे रखा है। तुमको जब भी फुर्सत मिलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ये याद आएगा ही आएगा, और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है तो आसानी से समझ में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी अगर इस पूरे टॉपिक में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो हम एक और सवाल इसके बाद कुछ यूनिक टाइप का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कोई डाउट है अगर किसी को तो पूछ लो। सर मतलब सेकंड स्टेप में जो नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल है उसके अलावा कोई और तरीका था जिससे मतलब आप मतलब डिसाइडिंग फैक्टर जिससे पता चले SN2 होगा? नहीं, नॉर्मली निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है तो SN2 प्रेफर कर सकते हैं। बाकी तो ऑप्शन देख के भी डिसाइड करेंगे ना कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। और कोई डाउट? चलो ठीक है, जान दो। ये जो हम लोग का एसिटाइलेशन था इसमें हम ऐसा बोल रहे हैं कि अगर हम लोग का एल्कोहल है तो एक OH ग्रुप अगर रहा तो हम लोग का एक रिएक्शन हो सकता है। सेम चीज हम लोग का एनहाइड्राइड में होगा। ऐसा नहीं कि एनहाइड्राइड में कुछ नया चीज आता है, एनहाइड्राइड का भी हम मैकेनिज्म बता देते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर मैकेनिज्म है। एनहाइड्राइड नॉर्मली सिमेट्रिकल लेके चलना, अनसिमेट्रिकल होगा तो रिएक्टिविटी का डिफरेंस आएगा। जब एनहाइड्राइड टॉपिक पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो इस केस में ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया, यहाँ से O- का फॉर्मेशन हुआ, O- इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके लिविंग ग्रुप को हटाया। ये सारे स्टेप्स को एक बार में कर रहे हैं हम। ऐसा होता नहीं है बट हम एक बार में कर रहे हैं कि जब हम लोगों का ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया तो हम लोग का लिविंग ग्रुप यहाँ से हट गया। इस पूरे स्टेप को जो मैकेनिज्म लिखे थे ऊपर, उस पूरे स्टेप को SNAE रिएक्शन भी बोलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो रहा है बट पहले न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, फिर उसके बाद एलिमिनेशन हो रहा है। और इसको एक और नाम से जानते हैं, SNTH, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेट्राहेड्रल। क्यों ऐसा बोल रहे हैं ये मैकेनिज्म से समझ में आएगा। इस पूरे स्ट्रक्चर में जब पहला स्टेप हुआ तो पहले स्टेप के बाद जो कार्बन चेन आया यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, मतलब टेट्राहेड्रल शेप में है। तो इसलिए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम लोग SNTH भी बोलते हैं। ऑल्दो ज्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे जब एक्चुअल में एसिड डेरिवेटिव का टॉपिक आएगा। अभी तो है नहीं, तो ज्यादा इतना डिटेल डिस्कशन का कोई सेंस नहीं बनता। अभी बस नाम सुन लो, SNAE या SNTH रिएक्शन। अगर मान लो एक अल्कोहल है तो एक अल्कोहल का रिएक्शन एक एसिटाइल क्लोराइड के साथ या एक एसिटाइल हैलाइड के साथ कराएंगे। ओवरऑल ये ग्रुप हटेगा और प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों के R के साथ ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3 का फॉर्मेशन होगा। अगर सिमिलरली यहाँ पे हम लोग OH के जगह पे NH2 ले लें तो NH2 में क्या है कि हम लोग के पास नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है। अगर 2 हाइड्रोजन है तो हम लोग का इस तरह का 2 केस हो सकता है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया, H हटा, दूसरे साइड से Cl हटा, एक लिविंग ग्रुप वाला पार्ट वहां पे आ गया।
और दूसरे वाले साइड में भी हम लोग हाइड्रोजन के साथ ये काम कर सकते हैं, दूसरा एसिटाइलेशन करा सकते हैं। मतलब नाइट्रोजन के साथ हम लोग बेसिकली 2 एसिटाइलेशन करा सकते हैं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव किया जा सकता है। तो ये मत समझ लेना कि 2 एसिटाइलेशनों का तब की बात कर रहे हैं अगर हम लोग 1 इक्विवेलेंट यूज करें, RNH2 का रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ कराए और केवल 1 इक्विवेलेंट यूज करें, यहाँ पे 2 मोल यूज नहीं कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट में R के साथ NHCO CH3 का फॉर्मेशन होगा। ये जो नीचे वाला रिएक्शन है एसिटाइलेशन का है, तो ये एसिटाइलेशन, बट नाइट्रोजन के केस में इस नाम को या इस पूरे रिएक्शन वाले पार्ट को हम लोग एक नाम से जानते हैं, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। ये सवाल जेईई एडवांस में कभी नहीं पूछेगा, ये सवाल नीट में हमेशा पूछता है, क्योंकि नीट में ये सवाल आ रखा है और इस नाम से ही आ रखा है, व्हाट इज शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। इसलिए हमको लगता है कि 2-3 बार ये सवाल आ रखा है, जितना मेरे दिमाग में है, सीधा ये पूछता है व्हाट इज शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। तो अगर हम लोग एनिलीन का रिएक्शन, एनिलीन भी नहीं, अमाइन का रिएक्शन अगर हम लोग एसिटाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं, बेसिकली अमाइन का एसिटाइलेशन कराते हैं, तब उसको हम लोग शॉर्टन बॉमन रिएक्शन बोलते हैं। है एसिटाइलेशन का बेसिक केस, बस थोड़ा यूनिक नाम है, नाम ध्यान रखने का होगा अपने को, क्योंकि सवाल सीधा ये पूछा जा चुका है मल्टीपल टाइम्स, व्हाट इज शॉर्टन बॉमन रिएक्शन, तो याद रखने का है। और इसके बाद एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है जो अपने को ध्यान रखना है। कोई आपको इस सवाल का जवाब दो, इस पार्ट का मोलिकुलर मास कितना है, केवल इतने पार्ट का जिसको हाईलाइट कर रहे हैं, इतने पार्ट का मोलर मास कितना है? 43, ठीक है। तो अगर मान लो कि एक अल्कोहल का हम लोगों ने रिएक्शन कराया एसिटाइल क्लोराइड के साथ, इसका मोलर मास मान लेते हैं x के बराबर है, हमको नहीं मालूम कितना है, तो x के बराबर है। रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मोलर मास कितना हो जाएगा? x + 43। सब ढक्कन आदमी एक नंबर का। अल्कोहल का मास x है, एसिटाइलेशन कराए, तो जो अल्कोहल के साइड से प्रोडक्ट बना, पूरे सिस्टम की बात नहीं कर रहा है, अल्कोहल के साइड जिससे जो प्रोडक्ट बना उसका मोलर मास कितना हो जाएगा? x + 42। x + 42। 43 तो ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन हट भी तो रहा है, एक H हट रहा है यहाँ से, पूरा कंपाउंड जब ऐड हो रहा है तो 43 एडिशन हो रहा है और एक सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है। इसका मतलब x + 42 का मोलर मास आएगा। ये सवाल जेईई एडवांस में आने लायक है, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन का नाम नहीं आएगा, बट ये सवाल आ चुका है कि अगर एक कंपाउंड है, जैसे मान लो एक छोटा सा हम क्वेश्चन देते हैं, ट्राई करके देखो तो लोगों को मजा आएगा इस सवाल को ट्राई करने में। एन अननोन कंपाउंड with molecular formula इसका मोलर मास कितना आएगा? C3H8O2। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताओ। C3H8O2 कितना? 76। 76। Okay. An unknown compound with molecular formula this on acetylation gives a compound with molar masses 118, 160. Find their structures. शॉर्टन बॉमन रिएक्शन नीट का सवाल है,
ये रिएक्शन जेई एडवांस में आ चुका है तो इसका सवाल नहीं रह गया है, मेंस का सवाल है। एक अननोन कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है समथिंग, वो एसिटाइलेशन में गया और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कराया। उस कंपाउंड का मोलर मास है, पहला केस 118, सेकंड केस 160। फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। अब तुम लोग का इतना टॉपिक हो गया कि हम लोग आराम से सीक्वेंशियल रिएक्शन और थोड़े अननोन कंपाउंड के स्ट्रक्चर फाइंड करने वाले रिएक्शंस, इन सब चीजों का डिस्कशन कर सके। तो करना भी शुरू करेंगे हम लोग इन सब चीजों का डिस्कशन। जिसका भी आंसर आएगा वो हमको नोमेनक्लेचर बताएगा। सर आंसर तो आ गया, नोमेनक्लेचर नहीं आ रहा। आया किसी का आंसर? सर सेकंड वाले में 2 इक्विवेलेंट करना है, फर्स्ट वाले में 1 इक्विवेलेंट करना। नोमेनक्लेचर बता, नोमेनक्लेचर बकवास नहीं। वो स्ट्रक्चर आप बता दीजिए। स्ट्रक्चर हम बता दे, मतलब ऑप्शन दे दीजिए, बता देंगे। गधा आदमी है सब। चलो ध्यान दो, एक तो पहले तो काम ये मेरे हिसाब से किसी ने नहीं किया होगा। अगर कोई भी कंपाउंड दे रखा है तो सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो। किसी ने नहीं निकाला होगा। कितना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? बताओ भाई, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? अबे इतना टाइम लगेगा क्या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए? संचिता, ऋषभ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? सब T20 मैच देखने लग गया क्या? जो आंसर ही नहीं दे रहा है। तान्या, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1। याद रखो भाई, ये सब बेसिक स्टेप्स हैं। बोल दिया मैंने तुम लोगों को कि याद रखना ही रखना है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सबसे बेसिक पार्ट है। 0। C3H8 ऑक्सीजन को काउंट नहीं करते हैं, बचा C3H8। CnH2n+2 अल्केन का जनरल फॉर्मूला दिख रहा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 हो गया। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं निकाले तो वैसे ही कहानी खत्म। हो सकता है कि तुम्हारा स्ट्रक्चर जो तुम सोच के चल रहे हो बिल्कुल गलत है, पहला चीज। बट चलो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 आया, मतलब मालूम पड़ गया ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा। साइक्लिक कंपाउंड नहीं हो सकता, पाई बॉन्ड नहीं हो सकता, ओपन स्ट्रक्चर आएगा। पहले वाले केस में, अब मॉलिक्यूलर मास 76 है, पहले वाले केस में जो डिफरेंस है वो हम लोगों को 42 का दिख रहा है। 42 का डिफरेंस आने का मतलब 1 एसिटाइल ग्रुप ऐड हुआ है, ऐसा सोच सकते हैं। एक एसिटाइल ग्रुप अगर ऐड होगा तो 42 के मोलर मास का डिफरेंस आएगा। मतलब हम लोग के पास एक OH ग्रुप होना चाहिए। अगर 2 OH ग्रुप होता तो 2 एसिटाइल ग्रुप आएगा, 4 OH ग्रुप होता 4 एसिटाइल ग्रुप होगा।
बट हम लोगों को केवल एक एसिटाइल ग्रुप का एडिशन दिख रहा, मतलब एक OH ग्रुप होना चाहिए। ये हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हम लोग का एक OH ग्रुप निकल के आएगा। तो हम लोग को ऐसे स्ट्रक्चर्स फाइंड करने हैं जहां पे एक OH ग्रुप हो, जबकि ऑक्सीजन तो 2 है। अगर ऑक्सीजन 2 है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, मतलब पाई बॉन्ड नहीं हो सकता, तो ना कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, ना अल्डिहाइड हो सकता है, ना कीटोन हो सकता है। ये सब ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है। तब हम लोग के पास बचा ऑप्शन, आइदर अल्कोहल हो सकता है या फिर हम लोग का ईथर हो सकता है। ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग को चाहिए एक ही OH ग्रुप, तो एक कार्बन तो मिनिमम रहेगा एक OH ग्रुप के लिए, ऐसा सोच सकते हैं। एक कार्बन के ऊपर OH ग्रुप डाल दिया, बाकी हम लोग OH ग्रुप नहीं बना सकते, क्योंकि दूसरा OH ग्रुप बनेगा तो फिर हम लोग का जो रिएक्शन है वो 2 बार हो जाएगा, हम लोग का मोलर मास और चेंज होगा। तब हम लोग के पास एक ही ऑप्शन बचा कि हम लोग दूसरा ईथर ग्रुप डालें। तो ईथर ग्रुप डालने के लिए एक ये ऑप्शन कर सकते हैं, कैरी आउट, जहां से ईथर ग्रुप आएगा। या फिर हम लोग ये भी ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं कि हम लोग का ये ईथर ग्रुप वाला पार्ट आ गया। या फिर आई गेस ये ऑप्शन कर सकते हैं कि हम लोग जो OH ग्रुप है उसको थोड़ा इधर उधर लेके चले जाएं, हम लोग OH ग्रुप वाले पार्ट को आराम से इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे OH ग्रुप लेकर के आ जाए, इस तरीके का काम कर सकते हैं। ये 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हम लोग के फर्स्ट वाले पार्ट में निकल के आएंगे, जब एक OH ग्रुप और दूसरे ऑक्सीजन को ईथर के जैसा प्रेजेंट करेंगे। तब ये हम लोग के 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स फर्स्ट वाले केस में हो गए। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है बट अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है किसी को? इधर सब बहुत तेज है या हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, या तो फिर तुम्हारा दिमाग T20 मैच में लगा हुआ है, ध्यान ही नहीं है कहीं और है। चलो सेकंड वाले केस की बात करते हैं। सेकंड वाला समझ में आ गया हो, एक बार ट्राई करके देखो कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, सोच के देखो खुद से। कंसेप्ट समझ में आ ही गया तुम लोगों को। सर 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर। केवल 2? यस सर। पक्का? डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है अपने को 84 का, इसका मतलब 2 एसिटाइल ग्रुप होगा, ये तो समझ में आ गया पहला चीज। अगर 2 एसिटाइल ग्रुप है मतलब कंक्लूजन निकल के आए कि हम लोग का 2 OH ग्रुप होगा, ये हम लोग का कंक्लूजन, ये कंक्लूजन निकल के आ गया रिएक्टेंट में। 2 OH ग्रुप अगर डालना है तो हम लोग के पास क्या पॉसिबिलिटी है? तो 3 का कार्बन चेन है, इसको तो हम लोग किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते, कार्बन चेन तो 3 का ही रहेगा। बचा हम लोग को 2 OH ग्रुप डालने का। तो इसमें ये फैक्ट याद रखेंगे, एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है। अगर 2 ग्रुप अनस्टेबल होता है तो उस केस में केवल 2 पॉसिबिलिटीज, ये 2 स्ट्रक्चर सोच सकते हैं हम लोग, जो कि हम लोग को हेल्प करेगा ये रिएक्शन कराने में। कोई डाउट किसी को तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है? चलो बढ़िया। No, sir. अगर डाउट नहीं है तो इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट रिएक्शन है, ऑल्दो एनसीईआरटी में एसिटाइलेशन दे नहीं रखा है, हम इसको अलग से एक टॉपिक के जैसा पढ़ा देते हैं, बट एनसीईआरटी के हिसाब से ये रिएक्शन दे नहीं रखा है एसिटाइलेशन वाला पार्ट। इससे बेटर है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, चौथा रिएक्शन टोसाइलेशन। ऑल्दो टोसाइलेशन वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता जहां तक हमको ध्यान है, रिएक्शन कर देते हैं, ज्यादा बेटर है। रिएक्शन विद टोसाइल क्लोराइड, टोसाइल क्लोराइड, इसको हम लोग TSCl भी बोलते हैं, या फिर इस चीज को हम लोग पारा टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। जो तुमको याद रखना रख लो, तुम्हारी मर्जी है। रिएक्शन बड़ा सिंपल सा है, ROH का रिएक्शन। चलो पहले तो हम लोग TSCl का स्ट्रक्चर बता देते हैं कि TSCl होता क्या है, TSCl बोलते क्यों है, टोसाइल क्लोराइड होता क्या है। बेसिकली इस चीज को टोसाइल क्लोराइड बोलते हैं, पारा टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। टोल्यूइन के पारा पोजीशन पे सल्फोनाइल क्लोराइड होना चाहिए, तो ये अपना टोल्यूइन स्ट्रक्चर हो गया।
इसके पारा पोजीशन पे, मतलब CH3 वाले पार्ट के पारा पोजीशन पे सल्फोनाइल क्लोराइड वाला पार्ट है। इस पूरे स्ट्रक्चर में जो ये पार्ट है, यहां से लेके यहां तक का पार्ट, इस चीज को हम लोग टोसाइल ग्रुप बोलते हैं, टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो इस पूरे पार्ट में टोल्यूइन सल्फोनाइल को ओवरऑल टोसाइल ग्रुप बोल दिया जाता है, और बाकी बच गया टोसाइल के साथ क्लोराइड। तो ओवरऑल इस चीज को हम लोग टोसाइल क्लोराइड बोल सकते हैं। और इस टोसाइल को हम लोग TS से डिनोट करते हैं, कैपिटल T स्मॉल s, TS। तो TS के साथ जो क्लोरीन ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज TSCl। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इस पूरे कंपाउंड का रिएक्शन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि हम लोगों ने जस्ट अभी जिंदगी में एक चीज देखा है। हम पूरा स्ट्रक्चर भी नहीं छाप रहे, चलो स्ट्रक्चर छाप देते हैं। क्लोरीन के साथ S डबल बॉन्ड O, बेंजीन के साथ CH3। इस केस में H हटेगा, Cl हटेगा, और प्रोडक्ट वाले पार्ट में R के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ S डबल बॉन्ड O, और बेंजीन वाले पार्ट के साथ CH3। तो बेसिकली इस पूरे स्ट्रक्चर में हम लोगों का जो TS ग्रुप है, ये TS वाले ग्रुप के साथ ऑक्सीजन अटैच हो गया। तो ये पूरे कंपाउंड को, जो TS के साथ ऑक्सीजन अटैच हुआ यहां से लेके यहां तक के स्ट्रक्चर को, इस पूरे पार्ट को हम लोग OTS बोला करते हैं। मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर में R के साथ OTS, या फिर हम लोग का टोसाइलेट का फॉर्मेशन हुआ। ये टोसाइलेट बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, मतलब वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ऐसा हम लोगों ने लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाले पार्ट में मेंशन किया था, तुम लोग को याद होना चाहिए। वहां पे एक वर्ड यूज किए थे ट्रिफलेट, सुपर लिविंग ग्रुप। वहीं पे दूसरा वर्ड आया था नोसिलेट, ब्रोसिलेट, जो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। बेसिकली टोसाइलेट वेरी गुड लिविंग ग्रुप। अगर हम लोगों को अच्छा SN2 रिएक्शन कराना है, तो उसके इसमें आराम से हम लोग OH ग्रुप को टोसाइलेट में कन्वर्ट करके उसके ऊपर रिएक्शन करा सकते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन नहीं है, मैकेनिज्म हम वर्बली मेंशन कर रहे हैं। ऑक्सीजन वाला पार्ट अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा सल्फर के ऊपर, क्योंकि सल्फर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड से अटैच्ड है। तो यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, फिर एक एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और उसी के ऊपर लिविंग ग्रुप वाला पार्ट, मतलब न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके Cl को हटाएगा। तो ये सारा स्टेप SNAE का वापस से होगा, इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे। H हटेगा, Cl हटेगा, और अपने को OTS का फॉर्मेशन मिलेगा। OTS इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, जो MS चौहान में एग्जाम्पल दे रखा है इस क्वेश्चन का, जो ऊपर हम डिस्कस किए। कहाँ गया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन में यहाँ पे TSCl ही दे रखा है जो मेरे ध्यान में है, और उसके बाद फर्दर रिएक्शन कराया है NaBr के साथ। तो पहले स्टेप में TSCl के साथ रिएक्शन होगा, OTS बनेगा, OTS के बाद SN2 रिएक्शन होगा NaBr के थ्रू, और उसके बाद प्रोडक्ट आराम से बनाया जा सकता है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। सिंपल सा केस है, एसिटाइलेशन के जैसा सिमिलर केस है, लेकिन इसमें सवाल ऐसा नहीं पूछेगा टोसाइलेशन में कि मोलर मास चेंज हो गया इतने का, ऐसा ऐसा हो गया, क्योंकि मोलर मास बहुत हेवी हो जाएगा, बहुत बड़ा कंपाउंड है। इतने बड़े कंपाउंड में मोलर मास वाला चीज नहीं पूछेगा। बट ये नाम ध्यान रखना, टोसाइल क्लोराइड या TSCl या फिर पारा टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड, और हम लोग के जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वहां पे हम लोगों को OTS मिलता है, मतलब टोसाइलेट का फॉर्मेशन मिलता है। बाकी चीजें बहुत ही सिंपल सी है इसमें, बाकी इससे ज्यादा कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। और इन रिएक्शंस के बाद हम लोगों का एक छोटा सा पार्ट बाकी रह जाता है, जो हम लोग के अल्कोहल के रिएक्शन का 5वां पार्ट है। ये डिस्कशन हम आज करना प्रेफर नहीं करेंगे, बट हम लोग ROH वाले पार्ट को आराम से RX में कन्वर्ट कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड में। 3 पॉसिबिलिटीज है अपने पास। एक पॉसिबिलिटी PX3 के साथ रिएक्शन कराओ, मतलब PX3 या रेड फॉस्फोरस के साथ हम लोग X2 का रिएक्शन कराएं, तो रेड फॉस्फोरस प्लस X2 आराम से PX3 बनाएगा। एक ये तरीका जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा तरीका, हम लोग PX3 की जगह PX5 यूज कर लें। प्रॉब्लम बस ये है, PI5 एग्जिस्ट नहीं करता, PBr5 भी एग्जिस्ट नहीं करता, नॉर्मली PCl5 एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे RCl का फॉर्मेशन होगा। और तीसरा रिएक्शन जो अपने काम का है, SOX2 के साथ रिएक्शन, SOCl2 या SOBr2 RX का फॉर्मेशन होगा। ये तीनों रिएक्शंस के थ्रू हम लोग आराम से अपने अल्कोहल वाले पार्ट को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड का बहुत ही स्टैंडर्ड मेथड भी है, और उसमें हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन और भी करेंगे, मैकेनिज्म का भी डिस्कशन करेंगे, ये तीनों के तीनों पार्ट में जो हम लोग को कंसिडर करना है। अच्छे रिएक्शंस हैं, ध्यान रखने लायक रिएक्शंस हैं। किसी भी सिक्वेंशियल रिएक्शन में प्रेफरेबली आइदर ओजोन लेसेस, नहीं तो
वुर्ज रिएक्शन, नहीं तो ये पार्ट। इन तीनों में से कोई ना कोई तो रहता है, और नहीं तो एनबीएस वाला पार्ट। इन चारों में से कोई ना कोई एक रहता ही रहता है अगर सीक्वेंशियल रिएक्शन दे रखा है तो आज इससे ज्यादा लंबा क्लास नहीं कर रहे। ये टॉपिक हम लोग का अल्कोहल का सबसे लास्ट रिएक्शन है जो हम लोग को कंसिडर करना है। एनसीईआरटी में 2-3 ऑक्सीडेशन रिडक्शंस के रिएक्शन दे रखे हैं जो हम लोग अभी कंसिडर नहीं कर सकते, उसके लिए ऑक्सीडेशन पढ़ना पड़ेगा, रिडक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो हम निहार सर को बोल दिए हैं कि 4-5-6 रिएक्शंस हैं जो आप लोगों को बोर्ड का जब क्लास चलेगा कल या परसों में वहां पे बता देंगे सर। बट अल्कोहल का एक रिएक्शन बाकी है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, मतलब ये जो टॉपिक है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग का ईथर का रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस पढ़ चुके हैं हम लोग। ईथर का हम लोग 2 टॉपिक है जो अपने को पढ़ना है। एक तो ईथर वाले पार्ट में रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, और दूसरा हम लोग को हाइड्रोलिसिस। ये 2 टॉपिक पढ़ना है। ये दोनों टॉपिक प्लस ये ऊपर का तीसरा टॉपिक, ये सारे के सारे टॉपिक अपने नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएंगे। ये 3 टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे। तो हम लोगों का जो बोर्ड तक के पार्ट का सिलेबस है वो भी खत्म हो जाएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ खत्म हो जाएगा। बट आपको होमवर्क सॉल्व करना है, जो आपको ध्यान रखना है। अभी तो केवल ये टॉपिक हुआ, बट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल या जो कुछ भी है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में प्रॉपरली उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ये जो सीक्वेंशियल रिएक्शन है पेज नंबर 130 में, ये तो बाय डिफॉल्ट सॉल्व करने में बोल ही दिया था मैंने, इसको सॉल्व करने का है। और इसके बाद ही रिएक्शन ऑफ अल्कोहल होगा। हाँ, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल ग्रुप कुछ थ्योरेटिकल ज्ञान दे रखा है जो मैंने बता दिया। एसिडिफिकेशन कर सकते हैं, कन्वर्जन टू ओटीएस ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप, कन्वर्जन टू हेलोजन ग्रुप। तो इस केस में रिएक्शन ऑफ टोसाइल क्लोराइड सबसे पहले दे रखा। इसके जो क्वेश्चंस हैं ट्राई करके देख लो। उसके बाद फिर हम लोग का एसिटाइलेशन का ग्रुप दे रखा। एसिटाइलेशन मैंने बता दिया है बहुत डिटेल में, कुछ भी डिफरेंस निकल के नहीं आएगा। अबे तुम लोग मोलर मास सही बताया है क्या हमको? यहाँ तो 92 दे रखा है। हाँ भाई, O3 है, क्या है? अच्छा यहाँ सॉरी, पे O3 है। O3 है। O3 है, ठीक है 76 होगा फिर तो एसिटाइलेशन का सवाल जो यहाँ दे रखा। फिर उसके बाद डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ चुके हम लोग, इसके क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कर लेना। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाले पार्ट के बाद हम लोगों का आइसोमराइजेशन रिएक्शन है, ये नीचे आइसोमराइजेशन रिएक्शन के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद हम लोग का रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हाइड्रोजन हैलाइड मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। इस टॉपिक को के क्वेश्चंस जो भी, बहुत ही कम क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, बहुत ही कम क्वेश्चंस, बट जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उसको प्रैक्टिस कर लेना। और उसके बाद ये जो अगला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ PCl3 PX3, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करेंगे। SOCl2 जो डार्जन्स मेथड है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंसिडर करेंगे। और उसके बाद हम लोगों का ये कौन सा टॉपिक है भाई? हाँ, ये तो इथर वाला पार्ट आ गया, रिएक्शन ऑफ इथर। विलियमसन सिंथेसिस पढ़ ही चुके हैं हम लोग। रिएक्शन ऑफ इथर में केवल 2 टॉपिक है, एक तो हम लोग का रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड और दूसरा हम लोग का हाइड्रोलिसिस ऑफ इथर। ये हम लोग के नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चंस ही बहुत है, बाकी बचा इपॉक्साइड। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आराम से इसको कवर करते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस बोले प्रैक्टिस करने के लिए उनको प्रैक्टिस करो, और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास परसों कंसिडर करेंगे। परसों ट्यूसडे को खाली है थोड़ा, तो ट्यूसडे को हम क्लास लगाएंगे तुम लोगों का। नहीं भी खाली होंगे तो रात में आराम से 9 बजे के अराउंड क्लास लगा लेंगे, देखते हैं हम अनाउंसमेंट कर देंगे तुम लोगों को परसों के लिए। परसों हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अपने बोर्ड के सिलेबस को लेके। इपॉक्साइड एनसीईआरटी सर में हेलो एल्केन हेलो अरीन, हेलोरिन जो आज ही तो बताया हम, निहार सर पढ़ाएंगे तुम लोगों को जो बेसिक पार्ट है, मतलब जितना ओके बोर्ड के लेवल का सिलेबस है वो निहार सर कवर कर देंगे। और बाकी उसके बाद हम लोग इसके जस्ट बाद हम लोगों का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुरू होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑलमोस्ट 4 लेक्चर का टॉपिक होता है, 3 लेक्चर में कंप्लीट होगा तुम्हारे बैच में। उसके बाद हम लोग का एरोमेटिक कंपाउंड शुरू होता है, तो वहां पे 6 लेक्चर का टॉपिक है जिसमें हेलो अल्कीन हेलोरिन का टॉपिक आता है। तो उसके बाद का टॉपिक है, अभी का टॉपिक नहीं है। तो पहले इसको कवर करेंगे, उसके बाद उसमें चलेंगे। तो जो क्वेश्चन दिया है उनको ट्राई करो, और परसों क्लास में मिलते हैं हम सर लोग। लास्ट अगर क्लास का रिकॉर्डिंग कब तक अवेलेबल होगा? विशाल सर को मैसेज करो, तुमको वो दे देंगे। विशाल सर क्या बोलते हैं, लिंक दे देंगे उसका, देख सकते हैं डायरेक्टली वो। ठीक है। यस सर सर। अभी जो टोसाइल क्लोराइड वाला रिएक्शन किए उसमें HCl फॉर्म हुआ, मतलब मीडियम में, तो फिर वो SN1 नहीं करता CH3 वाला साइड से? नहीं, क्यों? पूरे कंपाउंड वाले पार्ट में जो हम लोगों का स्ट्रक्चर है उसमें एक तो अल्कोहल भी प्रेजेंट है, वो अल्कोहल भी H+ को लेके बैठा रहेगा। तो हम लोग रिएक्शन
और चलो मान लो जैसे तुम्हारे हिसाब से अगर हम बात करते हैं रिएक्शन की, तो रिएक्शन किस पे कराएंगे ये बताओ, किस पे कराना चाह रहा है? CH3 वाले साइड से। R के साथ अल्कोहल है, रिएक्शन HCl के साथ कराए, ROTS बना, है ना? हाँ यहाँ HCl H प्लस और Cl माइनस, ये H प्लस हाँ। किस पे डालना चाह रहा है तुम? CH3 से मतलब H प्लस हटाना चाह रहा है और वहां पे एक नेगेटिव चार्ज देना एक चाह सेकंड, रहा है। फ्री कहाँ से आ गया? इधर से बोल रहा है क्या? हाँ। यहाँ यहाँ के ऊपर नेगेटिव चार्ज? हाँ। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो पाएगा। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनाना बहुत ही मुश्किल चीज है। आज ही तो डिस्कशन किया एसिड बेस रिएक्शन में, sp3 रहा तो करा लो, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। और एक मिनट रुक, क्या क्या करना चाह रहा है यहाँ पे? CH3 से H प्लस हटा के वहां माइनस चार्ज डालना चाह रहा है ना? और उसके बाद क्या करेगा? हाँ नहीं कुछ होगा। मतलब जो मन में आता है कुछ कुछ स्टेप बोल देता है क्या? हाँ भाई, ये ऐसा बोला कि सर CH3 से H प्लस हटा के हम माइनस चार्ज डाल देंगे, एक तो वो हटेगा नहीं क्योंकि इसका एसिडिकेशन बहुत अच्छा नहीं रहेगा, और दूसरा माइनस चार्ज आएगा भी तो H प्लस ही तो ऐड होगा ना उस पे। तो बेसिक मीडियम में हाँ H प्लस होता है ना, एसिडिक मीडियम में थोड़ा ना H प्लस हटता है। H प्लस यहाँ जा सकता है, इस पे जा सकता है, तो इस पे जाएगा, फिर से वही चीज बनेगा जो रिएक्शन के मैकेनिज्म में आएगा, फिर से यहाँ से H प्लस हटेगा, फिर से वापस से न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में H प्लस के रिएक्शन करने के लिए केवल ये एक पार्ट है। अगर यहाँ पे H प्लस का रिएक्शन हो गया, टाइम के साथ होगा भी प्रेफरेबली, बट यहाँ पे अगर रिएक्शन हुआ तो उसके इसमें फिर Cl वाला पार्ट इस पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर देगा, बट बहुत टाइम बाद होगा, शुरू में नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग को कंसिडरेशन में लाने की जरूरत नहीं है। और कोई डाउट किसी को तो पूछ लो। सर आज का टॉपिक पॉला ब्रूस में कौन से चैप्टर में होगा? आज का टॉपिक पॉला ब्रूस में अल्कोहल टॉपिक में होगा, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल उसमें दे रखा होगा। और कोई डाउट? सर आप बोले थे कि एक दो दिन में मतलब ये 4-5 क्लास पहले का बात है कि बोले थे कि एक दो दिन में वो बताएंगे कुछ खुशखबरी जैसा, लेकिन बताए नहीं थे। खुशखबरी तो खैर क्या ही बोले, मतलब हमको लग नहीं रहा कि ज्यादा कुछ खुशखबरी है। जिंदगी खराब है काम कर करके। हमारी जिंदगी रोज सुबह 9 बजे शुरू होती है और रात को 9:30-10 बजे तक चलती है, तो खुशखबरी तो है, बट बेसिकली कोई खुशखबरी नहीं है। इतना काम करने का कैपेसिटी बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए, बहुत मुश्किल होता है, इतना काम कर भी नहीं सकते भाई। तो इसीलिए पूरा टाइम टेबल सब डिस्टर्ब हो गया, बिल्कुल सब कुछ डिस्टर्ब हो गया।